कुछ चुने हुए लोग गांव में काम करते हैं जिनको हम कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स बोलते हैं, तो उनकी अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती रहती है। एंड दे आर ऑल्सो की पर्सन टू रीच आउट टू लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज, क्योंकि अकेले तो वो संभव थोड़ा सा नहीं हो पाता। तो हम उनको ला रहे हैं। उनके मन में भी बहुत प्रकार की भ्रांतियां, प्रश्न, इस प्रकार की चीजें हैं। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि उनके माध्यम से पहले तो उनकी भ्रांतियां, उनके प्रश्न, जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाए, सो दैट वो पहले आगे बढ़ पाएंगे, तब वो दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे। और सभी को, साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। क्योंकि आज हम लोग एक बड़ा अच्छा लग रहा आप लोगों से जुड़ के, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में काम करता हूं और हमारे रविंद्र भाई पहले से भी परिचित रहे हैं, तो एक अच्छा सहयोग बना। क्योंकि मैं झारखंड, उड़ीसा और अन्य स्टेट के लिए तो काम कर चुका था, लेकिन आप अपने ही स्टेट में मैं आप लोगों से इतनी दूर था। तो मैं थैंक यू बोलूँगा प्रधान का और हमारे साथियों का, कुंदन जी का, धनंजय जी का, रविंद्र जी का, जो उन्होंने इस विशेषकर जयश्री मोहंता का, जो कि उड़ीसा से हैं। तो आप सभी ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और मुझे मौका दिया है आपसे इंटरेक्ट करने का। तो आज हम लोग रहेंगे 1.5-2 घंटे साथ में आपके रहेंगे और आपके नीड के अनुसार हम बोलेंगे या बताएंगे। हमारा ज्ञान मैटर कुछ नहीं करता अगर वो आपके काम नहीं आता है और आपके प्रैक्टिकल ऑपरेशनल लेवल पे काम नहीं आता, जो आप काम करते हैं डे टू डे के। तो ओवर टू रविंद्र भाई फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड देन। जी, मैं एक डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन कर दूं। तो साथियों, आप सभी का नमस्कार कि आप आज इस परिचर्चा में जुड़े हैं। और आज के दिन में ये जो कोविड की महामारी है उसको लेकर के हमारे मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, और साथ में आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है जिसको लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कभी तीसरे वेव का भी बात करते हैं कि तीसरा वेव भी आने वाला है, तो उसकी क्या बातें चल रही है हमें तो बहुत अच्छे से नहीं पता चलता है। तो साइंटिफिक वर्ल्ड के डॉक्टर साहब हैं तो वो हमको और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे कि क्या होने की संभावनाएं हो रही हैं, सो दैट हम पहले से उसकी तैयारी कर सके। साथ में ये भी बोले जा रहे हैं कि बच्चे कुछ प्रभावित हो सकते हैं, तो उनकी क्या आशंकाएं हैं, उन बातों को भी हम थोड़ा सा चर्चा में लेंगे। तो इन बातों को हम आज केंद्रित करेंगे। और आप सभी का स्वागत है इस परिचर्चा में। साथ में स्वागत है डॉक्टर सूर्या बाली का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर बोलने से भी तैयार हो गए। अपना जो भी अनुभव है, जो भी ज्ञान है, वो हम लोग के साथ साझा करने के लिए और आपके प्रश्नों को लेने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि उनकी बातें आपको अच्छी लगेंगी, आप खुलकर प्रश्न कर पाएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। डॉक्टर सूर्या बाली इस समय वर्तमान में एम्स भोपाल में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने MBBS और MD की पढ़ाई मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से करी है, और उसके बाद उन्होंने सीनियर रेजिडेंसी PGIMER चंडीगढ़ से करी। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखी और उन्होंने पोस्ट डिप्लोमा इन हेल्थ एट मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्होंने करी है हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। उसके अलावा उन्होंने MBA किया हुआ है, मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी अमेरिका में जा करके इन्होंने किया है। ये फोर्ड फेलो भी है, इन्होंने फोर्ड से फेलोशिप पाई थी और उसके तहत में वो US जा करके उन्होंने पढ़ाई करी थी। इनके उत्कृष्ट काम करने के लिए इनको अनस्टॉपेबल इंडियन अवार्ड से भी नवाजा गया था। इनका काफ़ी रुचि सामुदायिक चिकित्सा में और टेलीमेडिसिन में, जो आज का एक उभरता हुआ विज्ञान बोल सकते हैं, जो कि एक खासकर हमारे ग्रामीण इलाकों के लिए काफ़ी प्रभावी हो सकती है, जहां पर मेडिकल ट्रेंड लोग और जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उतना पहुंच नहीं पाते हैं। तो इन विधाओं का भी उपयोग करके कैसे हमारे ग्रामीणों के पास पहुंच सकेंगे, ताकि उनको जो स्पेशलिस्ट जानकारी चाहिए वो भी पहुंच पाएंगे। ये अलग अलग प्रकार के उन्होंने प्रयोग करते रहे, तो अगर समय बचेगा तो शायद उसके बारे में भी कुछ वो टच कर पाएंगे। तो ये एक चीज उन्होंने किया है। और एम्स के अलावा उन्होंने दूसरे भी अलग अलग कॉलेजों में भी उन्होंने पढ़ाया, तो वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है और आशा करते हैं कि हम उनका अनुभव का लाभ उठा पाएंगे। सो आप सभी का पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं डॉक्टर बाली को। सो ओवर टू यू डॉक्टर बाली, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपने इतना बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में दे दिया।
मैं जानबूझ के अपना सीवी आपको नहीं भेजा था, छोटा सा, फिर भी आप पता नहीं कहाँ से बहुत सारी चीजें ढूंढ लाए। तो जी आपका जी। आभार और इस अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। साथियों, मैं आज की परिचर्चा, मुझे पता कि आप लोग बहुत अनुभवी और काफी दिनों से काम कर रहे हैं, तो मेरा जो विषय होगा, मैं भाषा अपनी हिंदी रखूंगा। कोशिश करूंगा मैक्सिमम टर्म्स को मैं आपके स्तर पे समझे जाने वाले वोकैबुलरी या उस भाषा या उसके शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा, जिससे आपको चीजों को सहज समझ आए। क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं और मेडिकल डॉक्टर हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि अपनी वो ज्ञान जो मेडिकल का है वो आपको उगलूं। कोई ज्ञान उगलने का नहीं है, बल्कि आपके जो ऑपरेशनल डे टू डे जो दिक्कतें आती हैं आपकी लाइफ में, जब आप किसी चीज को डील करते हैं, उस बड़े से बड़े कठिन जो पूरा मैकेनिज्म है, उसको मैं आपके भाषा में और आपके द्वारा जो आसपास चीजें घट रही हैं उस उदाहरण से आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप अपने जीवन में उसको उतार सकें और प्रैक्टिस में ला सकें। दोस्तों, जैसा कि अभी रविंद्र भाई ने कहा, मेरा फील्ड जो है, मैं कम्युनिटी का पर्सन हूं। मैं आपकी तरह सामुदायिक फील्ड में काम करता हूं। मैंने जो मास्टर्स किए हैं वो कम्युनिटी मेडिसिन में किया है, और जो मैनेजमेंट का इश्यू है, मैं टेली मेडिसिन का एक्सपर्ट हूं। दूरस्थ चिकित्सा जिसे आजकल आप लोग अच्छे से जानते होंगे, और 10 साल पहले जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया था इस देश में, तो लोग हंस रहे थे कि क्या मोबाइल से संभव है कुछ काम कर पाना। 14 साल पहले जब मैंने मोबाइल का इस्तेमाल किया था 2006 में पहली बार, और लोगों को ट्रीटमेंट के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में, तो लोगों को लगता था हंसी, क्या मजाक कर रहे हैं, मोबाइल से कोई इलाज होता है क्या। लेकिन आज वो हकीकत बन गई है, और उसी हकीकत के द्वारा आज देखिए हम आपसे जुड़े हुए हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसे बोलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसके द्वारा हम दो इंड पे, नदी के दो बीचों, आप उस पार हैं और मैं इस पार हूं, लेकिन बीच में जो पुल बन रहा है, जो ब्रिज बन रहा है, इस पे हमारे विचार दौड़ रहे हैं। आप जो कुछ कहेंगे, आप जो कुछ लिखेंगे, जो प्रश्न पूछेंगे, मुझ तक पाएगा। जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास अनुभव है, वो मैं आपको दूंगा। तो ये जो ब्रिज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। आज का जो मुझे विषय दिया गया है, वो बताया गया है कि कोविड का जो वैक्सीनेशन है, उसके संबंध में आप लोगों से बात करनी है। आप लोगों को बताना है कि जो टीकाकरण हो रहा है वो क्या है, उसका कोविड-19 के संदर्भ में कितनी यूटिलिटी है, कितना बेनिफिट है, कितना उसका लाभ है, और फिर उसके साथ उससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो लोगों में फियर है, डर है, हम उस पर भी बात करेंगे। साथ में कुछ इसके टेक्निकल कंपोनेंट की बात करेंगे, इसके जो रोजमर्रा चीजें हो रही हैं, कॉम्प्लिकेशन जिसे कहते हैं, एडवर्स रिएक्शन जिसे कहते हैं, उसकी बात करेंगे। जो इसके नाते कुछ और सारी चीजें हो रही हैं डेथ को लेकर के, मॉर्बिडिटी को लेकर के, उस पर बात करेंगे। तो आइए पहले हम बात समझते हैं, कोविड-19 बीमारी को समझ लेते हैं। और मोटा मोटा मैं आपको इसके माइक्रो लेवल पे या इसकी पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पे नहीं जाऊंगा, एकदम सिंपली समझ लेंगे कि एक, जैसे जानते हैं हम मानव हैं, तो मानव की क्या है, एक स्पीसीज है जिसे आप कहते हैं कि होमो सेपियंस। अब इस मानव के स्पीसीज में क्या होगा कि आपको इसको बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं, जनरेशन पुजनी करते हैं, पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हमारे दादा के दादा के दादा से ये पीढ़ियां चली आ रही हैं और हम तक आई हैं, हमसे हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चों में जाएगी। तो ये जो सिस्टम होता है किसी भी स्पीसीज के, किसी भी कौम का, वो अपनी संतति को बढ़ाने का होता है और अपने सर्वाइवल के लिए उसको काम करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी ही तरह दुनिया में हजारों लाखों स्पीसीज हैं जो एक दूसरे से रिसोर्सेज में compete करती हैं, लड़ाई करती हैं, सर्वाइवल के लिए द्वंद्व चलता है। जैसे हम इंसानों का जंगल के लोगों से संपर्क चलता है, जो जंगल में बाघ हैं, चीते हैं, जानवर हैं, जो भी सांप बिच्छू हैं, ये सब जातियां हैं अपनी अपनी कैटेगरी की। तो सबका एक सर्वाइवल, सब लोग इस प्रकृति में जिंदा रहना चाहते हैं। और वैसे ही एक जीव है, जैसे कि छोटे जीव हैं जो हमारी आंखों से दिखते नहीं हैं, उनमें से बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, ठीक है। तो ये जीवाणु, विषाणु और जो फंगस होते हैं, ये भी आपके ही आसपास जीते हैं। कुछ को हम देख पाते हैं और कुछ को नहीं देख पाते हैं। और जब ये जिनको हम नहीं देख पाते हैं, वो दुश्मन बड़ा खतरनाक होता है। जो आपके सामने है उसको तो आप देख लेते हो, लेकिन जो अदृश्य है, जो आपके सामने आता ही नहीं है,
उसको क्या कैसे करेंगे? लेकिन इस प्रकृति में एक शब्द आता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बलशाली होगा, जो मजबूत होगा, वो जिंदा रहेगा। ये वर्ल्ड है, ये यूनिवर्स है, ये दुनिया है, धरती भी उसी का एक हिस्सा है। इस धरती पे हम इंडिया में हम भी उसी के पार्ट हैं। इंडिया में हम मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में हम कहीं पर छोटे छोटे जगहों में काम कर रहे हैं और हम इसी मानवता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के दिन में मानवता पे ये पूरी मानवीय अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब एक ऐसा अदृश्य जीव है जो हमारी ही तरह इस धरती का एक जीव है जो कंपीट करना चाहता है हमसे, मानव से। हमने बहुत लोगों से कंपीट किया, जीता। यही हमारे विकास की कहानी है। हमने स्मॉल पॉक्स से कंपीट किया, उसको जीता। हमने मीजल से कंपीट किया, उसको जीता। हमने चिकन पॉक्स को कंपीट किया, उसको जीता। हमने बहुत सारे ऐसी बीमारियां थी, लेटेस्ट में पोलियो से हम कंपीट किया, HIV से कंपीट किया। ये सब वायरस हैं। उन्हीं वायरस की श्रेणी में एक और वायरस होता है जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। और ये कोरोना वायरस क्या? कोरोना मतलब होता है मुकुट। मुकुट मतलब होता है जिसके पूरा एक क्राउन लगा हो। कोरोना मतलब क्राउन, मुकुट। और ये मुकुट किसका है? उस वायरस का है। तो वायरस के चारों तरफ ऐसे ही मुकुट लगता है, उसको सुशोभित रहता है, गोला बॉल की तरह उसके स्पाइक निकली रहते हैं, जिससे लोग कहते हैं कोरोना। और यह कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, हजारों सालों से पहली बार नहीं आया है। बट कैसे आया है? ये रूप बदल के आया है। इस बार पहले आता था ये सार्स के रूप में। पहले क्या था? ये सार्स। तो जो सब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसके रूप में आया। फिर ये मर्स के रूप में आया, मेटीरियन जो मिडिल ईस्ट का जो फीवर का पैंडेमिक आता उसके रूप में आया। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप में आया। फिर बहुत सारे और सर्दी जुकाम के रूप में पहले से था। ऐसा कोई भी हम लोगों में से जो यहाँ उपस्थित हैं शायद किसी को ऐसा हो जिसको सर्दी जुकाम ना हुआ, सबको हुआ है। इसका मतलब हमारे शरीर में कोरोना का कोई न कोई पूर्वज जरूर उपस्थित है कहीं कहीं से। तो अब समझ गए कि यह एक वायरस है जो कि हमारे सदियों से हमारे इस मानव के सभ्यता के साथ चला आ रहा है और अभी इसकी एक जनरेशन खतरनाक हो गई है। जैसे हमारे बच्चों में कहते हैं ना, कभी कुछ पीढ़ियों में यार एक लड़का जो है वो क्रिमिनल हो गया, अब वो पुलिस क्या करेगी? उसका फिर अच्छे से ट्रीटमेंट करेगी। तो वैसे ही इस कोरोना की वंशावली में ये जो लेटेस्ट वाला था ये बड़ा शरारती है और ये इसे बोलते हैं, जो कि 2019 में आया है, तो इसका नाम कोरोना वायरस। ये बीमारी काज करता है। तो सी से हो गया, CO से कोरोना, V से आई से वायरस और D से हो गया डिजीज। तो कोविड का फुल फॉर्म हुआ कोरोना वायरस डिसीज और 19 इसलिए लिखा जाता है कि 2019 में आया। तो कोविड इसका नाम करण किया गया कोविड-19। तो कोविड-19 तीन चीजों से बना है। को से कोविड, कोरोना, V से वायरस और D से डिसीज। तो ये मिल गया कोविड बन गया, तीनों को मिला के। और 2019 में आया इसलिए कोविड-19 किया। तो ये एक तरह से नाम रखा गया। अब ये करता क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कि हमें पहले जो हमारे इसके पूर्वज थे उनके खिलाफ हमारी बॉडी पहचानती थी या उतने वो डेंजरस नहीं थे, वो रहते थे। लेकिन ये जब आया तो ये बहुत भयंकर तरह से आपके शरीर में इम्यून रिएक्शन पैदा करता है। आपकी शरीर इसके लिए बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत ज्यादा, जैसे अभी आपके देश पे युद्ध हो जाए तो क्या होगी? सेना में अफरा तफरी मच जाती है ना। अभी मान लीजिए अमेरिका आपके ऊपर अटैक कर दे भारत पे, तो क्या होगा? आपकी सेना तैयार नहीं है देश की, तो क्या होगा? जो जहां है वहीं अफरा तफरी मच जाएगी। और क्या करेगा? वो आपस में ही वो इतनी हड़बड़ी में आपस में ही मारकाट करना शुरू कर देंगे, या वो कहीं रिसोर्सेज कमी पड़ जाएगी, कहीं ट्रेवल की प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं खाने की, सोने की, रहने। वो जो सैनिक है हमारे भारत के, वो आपस में ही उनको दिक्कत होने लगेगी, जबकि अमेरिका का अभी केवल खतरा है। तो वैसे ही कुछ ये भी करता है, आपके शरीर में जब आता है तो एक तरह का निमोनिया पैदा करता है। निमोनिया मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। जो आपके दोनों फेफड़े हैं उसके अंदर, पहले ये नाक से जाएगा, नाक से आपके जो गाल के जो हड्डी दिख रहे हैं इसके अंदर एक साइनस होता है, गड्ढा होता है, अंदर खोखला होता है, उसके अंदर ग्रो करता है। फिर यहाँ पीछे नाक के पीछे जाता है, यहाँ तक आता है, यहाँ पे साइनस होता है। और फिर जैसे ये पीछे गले में आता है और गले में क्या होता है? यहाँ पर फेरिंग्स में रुकता है, फिर वहां से वो नीचे जाता है, ट्रेकिया से होता हुआ लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स से फिर दोनों फेफड़ों में आता है और यहाँ पर धीरे धीरे वो आपको प्रॉब्लम शुरू करता है और एक तरह का निमोनिया होता है। और वो निमोनिया ठीक नहीं हो पाता क्योंकि अभी एंटीवायरल बीमारी का इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंटीवायरल ड्रग नहीं है। तो जब ये इस तरह से करता है तो लोगों की
डेथ हो जाती है, लोगों को बीमार हो जाते हैं लंबा। तो एक्चुअली ये करता क्या है और इसके लिए कैसे आपको जानेंगे, इसके लिए सुरक्षा कैसे लेंगे। आप जानते हैं कोई भी देश, ये शरीर आपका देश समझ लीजिए, जैसे आपकी देश में जब कोई अटैक बाहर से होता है, क्या होता है, सेनाएं होती हैं, वो क्या करती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, सेकंड लाइन डिफेंस होती है, थर्ड लाइन डिफेंस, त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है। जैसे आपने देखा बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी जो बॉर्डर पे लगा होता है, फिर अंदर में जो होता है और सारी सिक्योरिटीज होती है, एजेंसियां होती हैं जो सिक्योर करती हैं। आईटीबीपी होती है, आप देखने सुना होगा, जो किसी पर्टिकुलर सीमा पर रहती है। फिर ऐसे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होती है, फिर ऐसे डिफरेंट पुलिस होती है लोगों की, पुलिस के नीचे होमगार्ड होते हैं। आपके पूरे देश में वो जाल क्या पड़ा है, सुरक्षा का तंत्र फैला हुआ है देश में। ठीक ऐसा ही एक सुरक्षा तंत्र आपके शरीर में ऊपर वाले ने बना के दिया है, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो भी जिसको आप मानते हैं, प्रकृति ने। तो ये शरीर में भी ऐसे ही 3 लेयर का सुरक्षा चक्र है। और जब ये वायरस आता है, वायरस क्या है, दुश्मन, जैसे बाहर से दुश्मन आपके देश में आता है तो सुरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाते हैं, वैसे ही जब ये वायरस आपके अंदर आता है तो आपके अंदर के सुरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाते हैं और फिर इसको बाहर करने के लिए प्रयास करते हैं। और इससे अगर आपको बचना होता है तो 2 तरह से, एक तो या तो आपके पहले से दुश्मन पहचाना हो, 2 कंडीशन होती हैं। अगर आप जानते हैं कि चाइना वाला ये है, इसी रास्ते से आता है, आप पहले से उसके लिए व्यवस्था कर बैठे हैं, चाइना का पहचानने का तरीका है। सडनली एक ऐसा दुश्मन आता है जिसको आपको पता ही नहीं कब वो पुरुलिया में उतर गया, पीछे सीधे आके पैराशूट से, पता ही नहीं लगा आपको, और तब जब तहस नहस करने लगता है तब आपकी सेना को पता है, वो कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। तो अब इस वायरस में करता क्या है, जब ये वायरस आता है, बीमारी कैसे करता है, आपके अंदर ये जो शरीर में जो सुरक्षा तंत्र है वो अलार्म करते हैं कि ये दुश्मन आ गया है, ये कोरोना आ रहा है या कोई और आ रहा है, तो वो कुछ घंटी बजाते हैं। जैसे आप अपने घर पे कुत्ता पालते हो ना, तो क्या करते हैं, जब कोई बाहर से अजनबी आता, क्या होता है, वो भूखता है। तो ऐसे शरीर जो है, इसके अंदर का जो कुत्ता है, जो सुरक्षा तंत्र है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस करता है, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। जिन वो लक्षण बोलते हैं, उनको सिम्टम बोलते हैं। जब वो अंदर ये वायरस आएगा तो पहले बता देगा आपको पता लग जाएगा तुरंत, विद इन 24 आवर आपको पता लगेगा कि ये जो वायरस है ये आ रहा है। जैसे कहां से घुसेगा, मुंह से या नाक से या आंख से, 3 ही चीज खुले हैं बाहर, इन तीनों म्यूकस मेम्ब्रेन से, मुंह है, नाक है, आंख है, तो यहीं से घुसेगा। अब मुंह में जब आएगा तो क्या पहले क्या होता है, वो मुंह के जो म्यूकोसा है, यहाँ पर लाल ग्रंथियां होती हैं, उनमें जाएगा। यहाँ दोनों साइड में लाल ग्रंथियां होती हैं, नीचे लाल ग्रंथियां होती हैं, और जब लार बनती है तो उसमें पहले जाएगा। तो पहले आपको लक्षण क्या आएगा, मुंह सूखने लगता है। आप कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा, इस तरह का लक्षण आता है जब मुंह में आता है। तो या आंख में, अगर मान लो चश्मा नहीं लगाते हैं, प्रोटेक्शन नहीं, आंख में गया है, पहले तुम्हारा लाली होगी, रेडनेस होगी, खुजली होगी, धूप लगेगी उसमें आंख में। या नाक में अगर घुस गया गलती से, तो क्या नाक के जो म्यूकोसा है वहां पर आपको इरिटेशन होगा, वहां पर नाक बहे या छींक आएगी, ये शुरू होता है। ये तो 4-5 सिम्टम जो एंट्री पे होते हैं, इसे बोलते हैं, ये बॉडी का इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है आपको अलार्म करती है, आपको सचेत करती है, घंटी बजाती है, ए भैया आप बच के रहो, ये कोई आ रहा है आपके अंदर, आप रिलैक्स ना हो जाओ। अक्सर क्या करते हैं, उनको कुछ हुआ तो वो तुरंत उसको, उस सिम्टम को ही बंद करना चाहते हैं। नहीं, इस देश में अक्सर क्या होता है, हम सिम्टम का ट्रीटमेंट करते हैं। बुखार आया, पैरासिटामोल खा लो, खांसी आई, सिरप पी लो, छींक आई, सिट्राजिन खा लो, बस। तो आप, इसका मतलब आपके यहाँ कोई दुश्मन आ रहा है तो आप अपने कुत्ते को ही मार डालो, मतलब कुत्ते का मुंह बंद कर दो, टेप लगा दो, यही हुआ। ऐसा नहीं करना है। आपको कुत्ता भूखा, ये सिम्टम आए, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर कोई दुश्मन, कोई ऐसी चीज आ रही है जिसे बॉडी नहीं चाहती, अंदर छींक रही है, मुंह सूख रहा है। या अब आपने फिर भी इन पहले लक्षण को अवॉइड कर दिया, आपने कुत्ते भूख रहा हो ऐसे, ठीक है। अब वायरस क्या है, मौका पा गया, 8-10 घंटे का, 12 घंटे का आपने कुछ नहीं किया, ना गरारा किया, ना कोई सफाई किया, ना कोई दवा ली, ना कुछ किया। अब वो क्या करेगा, अंदर थोड़ा जाएगा। अब और जब वो लाल ग्रंथियों को पीछे स्वाद कलिकाएं होती है पीछे, उन टेस्ट बड में जाके इन्फेक्शन है, तो आपका मुंह का स्वाद जाना शुरू हो जाएगा। यहां से आएगा तो नाक के अंदर जो है घ्राणेंद्रियां होती है, छोटी छोटी इंद्रियां होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, उनको खाएगा। तो अभी क्या होगा, अब आपका महक जाना शुरू हो जाएगी, गंध गई, स्वाद जाएगा। फिर आंख में जाएगा तो आपको
आंख में हल्का सा धुंधला दिखाई शुरू कर पड़ जाएगा। अब फिर भी आप अभी नहीं चिंतित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं कुछ, तो फिर वो पीछे जाएगा। जब नाक और मुंह जहां मिलते हैं और आंख तीनों पीछे मिलते हैं, तो जब तीनों पीछे मिलते हैं उसे बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। जो गले के पीछे जहां खाने और श्वास की नली इकट्ठा मिलती है और मुंह की मिले, तीनों चार चीजें इकट्ठा मिलती है, मुंह का, नाक का, आंख का और कान का। ये चारों कहां मिलती है? श्वास और खाने की नली की। 6 चीजें, 6 रास्ते एक ही जगह मिलते हैं, वो चराहा है, 6 राह वहां मिलती हैं। वहां पर ये क्या करता है? खेल करता है अपना। वहां फिर करेगा तो आपको फिर वहां पर खुजली होगी, तो गले में खराश आएगी आपको। तो क्या होगा? गला लाल हो जाएगा, खराश आएगी, आपको बार बार लगता कुछ फंसा हुआ ऐसा फीलिंग आएगा। ये सब उसी के नाते कर रहा हो, वायरस से हम करता है। ये तीसरे लेवल का आता सिम्टम। जब ऐसे भी है, फिर वो आपको शुरू में ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम आते हैं, और फिर वो क्या करता है, वहां से लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं और वो लिम्फ में जाता है और मल्टीप्लाई करता है, फिर ब्लड पहुंच जाता है, तो वायरिमिया होती है। और जब वायरिमिया होती है तो आपको फीवर आता है। बॉडी का अलार्मिंग एक और लक्षण देता है कि अब तो जाग जाओ भाई, खांसी कर दिया, छींक कर दिया, सर्दी कर दिया, स्वाद ले लिया, कान में दर्द होने लगा, गला खराब कर दिया, बुखार ला दिया, अब तो जग जाओ। ये बता रही है आपकी बॉडी। फिर भी आप नहीं मानते हैं, फिर भी इग्नोर करते हैं, अरे ठीक है कुछ नहीं चल रहा। अब क्या करेगा ये? जब आप नहीं मानेंगे तो वो धीरे धीरे यहां आएगा गले में अंदर, और वहां से फिर ये लंग्स में जाएगा। और एक बार जब लंग्स में पहुंच गया इतने सिम्टम के बाद, तो वो स्टेज बोली जाती है निमोनाइटिस या निमोनिया या लंग्स का इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है, लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे मधुमक्खी की तरह छत होता है पूरा लंग्स, उसके अंदर स्पंज की तरह, जो आपने कभी देखा सोखता होता है, जो गद्दा बनता है मैट्रेस, उसको दवाइए तो सोखता है, पानी सोख लेता है, दवाइए तो पानी निकलता है, या स्याही के लिए उसको सोखते का इस्तेमाल पहले करते थे, तो सोखते की तरह होता है। उसमें क्या होता है, फिर वो खून की नलियां फटने लगती हैं, खून जमने लगता है, या वहां पर खून नलियों से बाहर आ जाता है और वो पूरी तरह से थक्का जमने लगता है। जो खोखला था, जो स्पंजी था, अभी वो सॉलिड होने जाता है, और वहां पानी और खून का मिक्सचर एक आ जाता है, तो पूरा लंग जो है कड़ा हो जाता है। जैसे आप होता है ना, ऐसे पनीर की तरह हो जाता है लंग, तो उसमें हवा जाती नहीं। जब हवा नहीं आती तो आपका ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, तब उसे बोलते हैं SpO2 नीचे जा रहा है। तो जब आपका वो नीचे जाने लगता है, तो आपको क्या होता है, बॉडी को जीने के लिए क्या चाहिए? ब्रेन को और हार्ट को, दो को सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि यही दोनों आपके कंट्रोल कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। तो जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपके अंदर बेचैनी, घबराहट और सांस फूलने लगता, अब मरे तब मरे, आपके गले में लगता कुछ अटक गया है। ये सिम्टम होता है। तो ये तो आप इसकी सिम्टम को एंट्री से लेकर के अंदर पहुंचने तक देख लिए। अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो पूरा लंग जो है, दोनों लंग खराब होते हैं। इसीलिए सीटी स्कैन में आप स्कोर देखते हैं ना, कि सीटी स्कोर जो है, सीटी स्कैन का जो स्कोर आता है 1 से 7 तक है, 7 से 15 तक है, 15 से 25 तक है, तो उसी कैटेगरी पे आप बांटते हैं कितना लंग खराब हो रहा है। तो जो आपका लंग जो पैरेन्काइमा है, जो आपका फेफड़े का जो टिश्यू है, जो ऊतक है आपके अंदर, वो गड़बड़ हो जाएगा, और जब गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हार्ट फेल हो रहा है और आपकी डेथ होती है। ये तो पूरी प्रक्रिया रही, इसको समझ लिए आप, इस तरह ये काम करता है। अब बात आती है, जब ये काम कर रहा है, इसकी कोई दवा है नहीं, तो बचता है, बच्चे कैसे? 2 जातियों, 2 धर्मों, जो भी 2 ग्रुप समूह होते हैं, आज तक रहा तो लड़ाई होती है, जो मजबूत होता है वो जीतता है। आप देख लीजिए पूरा इतिहास उठा के, जिसके पास स्ट्रेटजी होती है, जिसके पास कौशल होता है, जिसके पास टूल्स एंड टेक्निक होते हैं, जिसके पास असलहे होते हैं, वो जीतता है। वही हाल आज हमारा, और इस वायरस के पास बहुत सारा टूल्स है, प्रकृति ने उसे बहुत सारे टूल्स और टेक्निक दी हैं, वो मायावी है, वो आपकी हर चीज पे बदल लेता अपने आप को। आपने कहानियों में सुना होगा कि मायावी राक्षस से अपना एक बूंद गिरता था रक्त बीज का तो हजारों रक्त बीज हो जाते थे, या उसका गला काटो तो दूसरे रूप में आ जाता था, वो अदृश्य हो जाता था। एकदम ऐसे ही है ये वायरस, ये बदलता रहता है अपना रूप। आपने एक के लिए तीर बनाया, वो तीर उस पर काम ही नहीं करता है, एक दवा बनाई उस पर काम नहीं करता, बदल दिया उसने रूप। तो ये जब रूप बदल लेता है तो बड़ी प्रॉब्लम करता है। तो क्या होगा इसमें? अब आपको देखना है कि हम अपने को इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ें। 2 लोग गए, एक आप और एक ये दुश्मन, इनके बीच में मुझे एक दीवार लानी है जो ये हमारे संपर्क में ना आए। अब हम इसको जीत तो सकते नहीं, मार तो सकते नहीं, अब बेहतर क्या होगा, इससे हम दूरी बना लें
और एक बड़ी बेहतरीन कहावत कही जा रही है आजकल कि कोरोना आपके पास नहीं आता बल्कि आप कोरोना के पास आते हैं। जिनको भी बीमारी होती है ना, वो एक्चुअली कोरोना के पास आते हैं। कोरोना इनके पास, मैं बता रहा हूं, कम से कम 1000 के लगभग नहीं हुई है। आप देश में आप आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, एम्स भोपाल में एक भी डेथ नहीं हुई है। आप हजारों डॉक्टर और नर्सेज और स्टाफ है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करे, वो रात दिन वो कोरोना के बीच में है, लेकिन वो कोरोना के पास नहीं जाते। क्यों? कैसे? उन्होंने एक प्रोटेक्शन, एक दीवार बना रखी है अपने और कोरोना के बीच में। और जो कोरोना और अपने बीच में दीवार नहीं बनाएगा वो जाएगा, उसको कोरोना से बचवाना बहुत मुश्किल है। तो ये दीवार जो है, उसमें कैसे दीवार है? आपने सुना होगा कि ये कोरोना जब से छींकते हो, बोलते हो, तो लगभग 2 मीटर तक जाता है। अभी तो कुछ लोग कहते हैं 10-10 मीटर जाता है, लेकिन 2 मीटर का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। तो आप अपनी दूरी, जब भी किसी से बात करिए, इलाज करिए उसका, तो 2 मीटर की दूरी रखिए, पहला। दूसरा है कि ये मुंह से जब जो कण निकलते हैं, जो कि नाक में ही तीनों रास्ते में गया है, तो जब भी आप करेंगे तो आप एक मास्क लगा लीजिए, शील्ड लगा लीजिए या मास्क बांध लीजिए। अगर आप मास्क लगाते हैं तो क्या होगा, जैसे ये मास्क है, अब इस मास्क को अगर आप लगाते हैं तो आप क्या होगा कि जो मेरे मुंह से निकल रही चीजें, ऐसे करने पे वो नाक और मुंह से निकलने वाली चीजें यहां इसके अंदर यहां रुक जाएंगी और फिर इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये मास्क का जो दूसरा लेवल का हो गया। तीसरा है, हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, हमने चाय पिया, हमने पानी पिया, हमने फोन उठाया, हमने बहुत सारी चीजें हाथ से किया, हमारा हाथ खुला हुआ है। अब अगर कहीं पर सरफेस पे कहीं पर लगा हुआ वायरस तो मेरे हाथ में आएगा, और फिर मैं अक्सर में क्या है, हम लोग आदत, हम उसी से दांत खोदने लगते हैं, होंठ पे करने लगते हैं, नाक में डालने या आंख साफ करने लगते हैं इसी हाथ से। तो क्या होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन इस हाथ में जो वायरस लगा हुआ है उससे इन्फेक्ट हो जाएंगी। तो इसको बचाने के लिए क्या करना है, आपको ग्लव्स पहनना है, या बार बार हाथ को, आपको अगर सैनिटाइजर लेना है तो अपने पास एक सैनिटाइजर रखिए, उससे अपने हाथ को एक अच्छी खासी मात्रा में आपको सैनिटाइजर रखना है, और सैनिटाइजर को बाकायदे पूरे हाथ में, जिस तरह से वॉशिंग की है इस तरह से हाथ में लगाना है, उंगलियों में। तो अगर आप इस तरह से पूरी तरह से लगाएंगे तो आपका हाथ, अब ये मेरा हाथ जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। अब मैं अगर नाक मुंह छू भी लेता हूं तो ये तीसरी लेवल की सुरक्षा हो गई। तो वायरस के बचने के लिए हमने दूरी रखी, हमने मास्क लगाया, हमने सैनिटाइजर का प्रयोग किया। इसके बाद भी हम कब तक मास्क लगाए रखेंगे, अभी भी बात है। तो उसके लिए एक और लेवल की सुरक्षा चाहिए, हम जिसे कहते हैं वैक्सीनिंग, जिसपे आज हमारा टॉपिक है। क्षमा करिएगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, बताना जरूरी था कि इसके बारे में। तो जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, वो एक तरह का एक इम्यूनिटी देता है, एक प्रतिरोध क्षमता देता है आपके अंदर, जिससे आप इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। मतलब कि ये जो वायरस है उसी से मिलता जुलता, उसी का कंपोनेंट आपके शरीर में डाला जाता है, और आपका शरीर उस कंपोनेंट के खिलाफ एक्शन करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रतिरक्षा के मॉलिक्यूल होते हैं, कण होते हैं, जो अगली बार जब वायरस आएगा तो उसको ये नष्ट कर देगा। तो जैसे मैं आपके घर में, अगर आपने ट्रेन किया है, मेरा फोटो कुत्ते को दिखा दिया, एक बार मैं आया, कुत्ता ने मुझे देखा कि मैंने कुछ गलत काम किया, और आपने मेरे फोटो को कुत्ते को दिखा दिखा के ट्रेन किया, और जब भी मैं दोबारा आऊंगा कुत्ता मुझे झपट के खा जाएगा। सेम वैसे ही ये करता है टीकाकरण का काम। टीकाकरण में अगर आपने उस वायरस से जुड़े हुए कंपोनेंट, उसका डीएनए या उसका एमआरएनए या उसके कैस्पिड या उसके प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, कोई भी कंपोनेंट लेकर के जब बॉडी में डालते हो तो बॉडी उसको एक रिएक्शन देती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के रख लेती है। जब अगली बार वो आएगा तो उसको मार देगी। ये तो नॉर्मल सुरक्षा के लिए तैयार किया था वैक्सीन। अब ये वैक्सीन अभी आ रही हैं तो ये टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण आपको एक तरह का इम्यूनिटी प्रदान करता है, इसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब यह एक्टिव इम्यूनिटी कैसे आई? जो वायरस था, कोरोना वायरस, उसके कंपोनेंट से थ्रू आई, हमारे शरीर में गया। अब कभी कभी इम्यूनिटी आपको नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जिनको हो गया कोरोना उनके पास भी इम्यूनिटी हुई, वो तो पूरा पूरा वायरस आ गया, तो उसने क्या कर दिया, उसके बाद बच गए आप, तब भी आपके बॉडी में इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बन गई, तो आप प्रोटेक्टेड हो गए। तो एक तो आपको नॉर्मली इंफेक्शन हो जाए, उससे हो जाए प्रोटेक्शन। दूसरा, आपको हम एंटीबॉडीज दे दे, या आपको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आपको पता ही नहीं चला, आप इन्फेक्टेड हो गए और आप बिल्कुल ठीक हो गए। या हर्ड इम्यूनिटी एक होती है, जो आपके आसपास लोगों का अगर वैक्सीनेशन हो गए हैं तो आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बन गया है। मान लो मेरे आसपास 25 लोग रहते हैं, उसमें से 18 लोग जो मेरे चारों तरफ है वो सुरक्षित है, तो जब भी वायरस आएगा वो हमारे लिए शील्ड काम करेंगे, हम तक वो वायरस पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये एक
हर्ड इम्यूनिटी बन गई। तो हर्ड इम्यूनिटी एक तरह भीड़ जो हमारे आसपास है वो हमको बचा लेगी। तो ये 4 तरह की इम्यूनिटी होती हैं, सुरक्षा होती है बॉडी की। तो आज हम बात करेंगे उनमें से एक सुरक्षा की जो वैक्सीन की है। इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, देती है। या कैसे लगता है? ये 3 तरह की वैक्सीन अभी भारत में उपलब्ध है। एक कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है और एक स्पुतनिक आई हुई है। अभी फाइजर और मैग्ना की और बहुत सारी वैक्सीनें आ रही हैं। तो जो वैक्सीनें आएंगी उनकी बात अभी नहीं करते हैं। हमारे पास अभी जो अवेलेबल हैं आपके मध्य प्रदेश में वो 2 वैक्सीनें हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इनकी 2 डोजेज लगती हैं और पहले तो इनका गैप कम था, 1 महीना 6 हफ्ते या डेढ़ महीना रखा गया था, बाद में 42 दिन रखा गया और अभी 84 डेज है कि पहली और दूसरी डोज की वजह में आपके आर्म पे, बाह पे लगती हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ये इनको रख रखाव के लिए बड़ी जरूरत होती है। इनके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और जो एरिया है वो भी साफ सफाई करके ही लगाया जाता है। तो ये जो लगने के बाद अब क्या होता है, जब लगता है टीका तो क्या होगा, उस जगह पर थोड़ा बहुत रेडनेस आती है, थोड़ा बहुत लालिमा आती है, दर्द होता है, सूजन आती है। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया होती है। साथ में उसके बाद थोड़ा सा बुखार भी आ सकता है या कोरोना लाइक सिम्टम हो सकते हैं कुछ, बहुत रेयर। और अभी हमने अपने सेंटर में इंचार्ज हूँ एम्स में एक वैक्सीनेशन का, अभी फिलहाल में ये चल रहा है मेरा कैंप। तो यहाँ पर हम लोग 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किए हैं। अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है और कोई भी ऐसी सीरियस घटना नहीं हुई। 1-2 स्मॉलर मतलब अटैक के अलावा, जो कि थोड़ा सा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं जिनको, उसके अलावा कोई घटना नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सुरक्षित वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन के बारे में बहुत सारे लोगों ने, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे आसपास ज्ञानियों की भंडार है, वो आपको बिना मांगे सुबह उठते ही उनका यही काम होता है कि कितनी लोगों को वो क्या भेज सकें। तो अगर आप उन जानकारियों पे जाएंगे, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं लेंगे, और यही कारण है कि मैं ऐसे ग्रुप में जिससे आप जुड़ा हूं, अभी हम लोग 78 लोग इस ग्रुप में हैं। अगर हम एक सही जानकारी को सही पर्सपेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं कि अगर टीका लगता है तो उस टीका लगने के बाद आपको सुरक्षा मिलती है आपके अंदर। एटलीस्ट अगर आपको री इन्फेक्शन, मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को हमारे जिससे हम लोग क्लियर, उनको री इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि आप एक्सपोजर में आपने ध्यान नहीं रखा। 3 क्राइटेरिया जो शुरू थी वो आपने ध्यान नहीं, आपने वायरस को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या हुआ, उनको री इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो री इन्फेक्शन फेटल नहीं हुआ, आपको मौत के मुंह से खींच लाया, मौत मुंह में नहीं जाने दिया। ये फायदा हुआ उस वैक्सीन का। बहुत सारे ऐसे लोग घर में जो टीका लगा था उनके और बच्चे बीवी सब बीमार हुए, लेकिन वो खुद नहीं बीमार हुए क्योंकि उनको टीका लगा हुआ था। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं, जो वार्ड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो काम करें। आप जैसे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको टीका लगा है वो सुरक्षित है। तो टीका बहुत ही सुरक्षित है, इस पे कोई अफवाह नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग इस पे अफवाह बताते हैं या आपको इम्पोर्टेंट कर देगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये आपको बंदा, ये आबादी घटाने का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसी अफवाहें जो बिल्कुल बेसलेस है, बहुत गलत है। फिर लोग कहते हैं कि ये आपको मारने के लिए किया गया है, आपको अंदर एक जीन डाला जा रहा है जो आपके पीढ़ियों में आगे आपको कंट्रोल करेगा, आपको क्या क्या चिप्स लगाएगा, नैनो चिप्स कंट्रोल करेंगे आपका अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक करके। वो सब गलत चीजें हैं। वो रिकॉर्ड के लिए केवल यूज किया जाता है आपका आधार नंबर, जिससे आपको एक बार दोबारा कोई चीज ना हो। तो यह प्रॉब्लम। और मीन वाइल आप मुझसे बात सुन रहे, जो प्रश्न आए आप प्रश्न को लिखते जाइएगा, जिससे मैं उस प्रश्न को ले लूंगा अभी। तो ये तो इसके बाद अगर आप देखें, जब ये टीका लग जाता है तो आप कितने, अक्सर आता है कितने दिनों बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे। जब टीका लगता है, जो दोनों डोज लग जाती हैं, तो आप 80 to 90% मोटा मोटा मान लीजिए आप सुरक्षित हैं। 10% चांसेज हैं कि आपको दिक्कतें हो सकती है, दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये रहा वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन जो है किसी भी, और कहते हैं अगर पब्लिक हेल्थ में सबसे बड़ी कोई खोज हुई है तो वो है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। यह इस मानवता के और दुश्मनों के खिलाफ सबसे बड़ा कारगर उपाय है। आप देख सकते हैं बीसीजी टीबी की बात कभी कितनी थी, बीसीजी टीका आया, टीबी से हम कंट्रोल किए। ऐसे ही बहुत सारी इन्फ्लुएंजा का, डिप्थीरिया का, पर्ट्यूसिस का, टिटनेस का, पोलियो का, मीजल्स का, ये सब बीमारियों को हमने क्या किया, कंट्रोल किया टीके से। येलो फीवर का, तो इतने टीके आए। तो टीका एक बहुत बड़ी खोज है और इसके लिए भी बहुत प्रयास किया पड़ा। अरबों खरबों डॉलर खर्च होते हैं तब टीका बनता है।
आप तक जो पहुंचता है टीका वो सामान्य नहीं, उसमें हजारों लोग लगे होते हैं, हजारों लोगों का सम्मिलित प्रयास होता है, हजारों डॉलर खर्च होते हैं। तो वो जो इतना प्रयास हो रहा है वो इस देश के जो पैसा है, टैक्स पेयर्स आप सबका पैसा है, उसके द्वारा ही आपको दिया रहा है, कोई कोई एहसान नहीं कर रहा आप पे। तो ये जो कुछ लोग होते हैं उस चीजों को हमेशा दुनिया में देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ काम चाहिए, तो उनको लगता है आज मैंने सुबह सुबह 10 मैसेज भेज दिया, आज का मेरा कोटा पूरा, मैं काम करके मस्त हो गया, मेरा मेरा आज का धर्मार्थ कार्य पूरा हो गया, मैंने 10 लोगों को न्यूज भेज दी। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, जो व्हाट्सएप ज्ञान और फेसबुक के ज्ञान के थ्रू आपको अननेसेसरी मैनिपुलेटेड मैसेज, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सारी दवाओं के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में, यकीन मानिए कोई इस पे फिर काहे का फिर लोग जो क्लेम कर रहे हैं ना कि ये काढ़ा पी लिया, ये वाला जामुन खा लिया, ये आम खा लिया, ये फल खा लिया, ये जड़ पी लिया, तो भाई फिर वो जड़ पी के खत्म करो ना, काहे का अस्पताल में डाल दो जड़, बंद करो डॉक्टरों को, लोगों जड़ों को बांट दो। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वो केवल किया जाता है, जैसे कहते हैं ना, आप बोलते हो कि हम कहीं जा रहे हैं, हम तो बस निकले पहुंच गए, लेकिन आपको पहुंचाने में जो काम किया किसने किया? वैसे तो हम भगवान की माया से पहुंच गए, भगवान की माया के बाद आपको एक और काम है, जो ट्रक है और ट्रेन और एम्बुलेंस है और जो गाड़ी ले जा रही है वो भी आपके लिए काम कर रही है। तो डॉक्टर और जो हॉस्पिटल हैं वो आपके एक तरह से आपको ट्रांसपोर्टर हैं आपके चीजों का, सही नॉलेज का। तो अगर आपके पास कोई जानकारी एक ऑथेंटिक सोर्स से है, एक ऑथेंटिक व्यक्ति से है, तो उसको हाँ, हमेशा आप जानते हैं कि ये देश में गरीबी है, भूखमरी है, लाचारी है, लोग होते हैं। जब कहीं कूड़े का ढेर लगता है तो उसमें बरसात होती है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें जंगल की तरह उग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारे लाभ कमाने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं जो कुछ गलत काम करते हैं, तो आपको उनसे भी सतर्क रहना है। इस वैक्सीनेशन का जो मेन है, ये वैक्सीनेशन सुरक्षित है, और अगर समय पे लगवाया जाए कुछ ध्यान के बाद, जैसे वैक्सीनेशन क्या आता है, पहला टीका अगर आप बीमार हो गए तो कहा जाता है कि मिनिमम 3 महीने के बाद लगवा सकते हैं। अगर आप एक्सपोज हो गए हैं, फीवर आ रहा है या कोई बीमारी है, नहीं लगवाना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो नहीं लगवाना है उस समय। अगर आपके पास बच्चा दूध पी रहा है तो उस समय लगवा सकते हो आप। तो कुछ चीजों के लिए या आपके पास कोई ऐसी बीमारी है जहां पर कि ये वायरस सेंसिटिविटी काज कर सकता है, तो वो वहां नहीं लगवाना है। तो कुछ कंडीशंस हैं जहां नहीं लगवाने हैं, अदरवाइज ये टीका बहुत ही सुरक्षित है, बहुत है, और हर एज ग्रुप को लगाया जा सकता है अभी फिलहाल। तो जो बच्चों में अभी बात नहीं है, 18 साल तक के लिए रोका गया है क्योंकि इसमें ट्रायल नहीं हुए, कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, तो उनके लिए अभी टेस्टिंग चल रही है, बहुत सारी कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। होपफुली कमिंग फ्यू मंथ में वो भी टीका आ जाएगा। और अगर टीका हम नहीं लगवा पाते हैं, हमारा फेल्योर है, तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में हमारे पास एक तीसरी वेव की जो कंसेप्ट आ रहा है, वेव की होता है एक्चुअली, ये इसकी मल्टी पीक आती है, ये एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक या 3 तरह की चीजें होती है, एक पैंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है, और एक आउटब्रेक या लोकल होता है, इंडेमिक होता है। तो पैंडेमिक वो है जब वो बॉर्डर क्रॉस कर जाए, एक देश से दूसरे देश में पूरे दुनिया में फैल जाए, वो पैंडेमिक होता है। इंडेमिक क्या होता है, जो वहीं पर लोकल पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, से टीबी जो है इंडेमिक टाइप हो गई है, मलेरिया इंडेमिक हो गया है, वहीं पर हो रहा है, वहीं खत्म हो जा रहा है। एक होता है एपिडेमिक, एपिडेमिक जो है आपके देश के अंदर ही रहे, दूसरे देश में ना जाए, ऐसी बीमारी एपिडेमिक होती है। आउटब्रेक होता है जो कस्बे मोहल्ले में कहीं पर थोड़ा बहुत हो जाए किसी को। तो ये जो 4 तरह की चीजें हैं, ये इस बीमारी पे लागू होती थी, लेकिन अभी ये पैंडेमिक हो चुका है, और आने वाले दिनों में जब हम कर लेंगे तो ये इंडेमिक हो जाएगा, ये भी रहेगा, ये जाने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोविड एक बार दुनिया में कोई बीमारी आती है तो बहुत मुश्किल से आती है, जब तक कि 100% लोगों को हम वैक्सीनेशन नहीं कर, जैसे कि स्मॉल पॉक्स नहीं होती, चली गई, तो उस स्टेज पे आने के लिए बहुत टाइम भी लगेगा, ये बीमारी अभी रहेगी, और तब तक के लिए आपका बचाव और मैक्सिमम लोगों को आप वैक्सीनेशन करवाएं। तो ये थोड़े से नट सेल में मैंने बताया है। अब हम आपके जब क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ हम और जो बीच में पॉइंट छूट गए हैं उनको कवर करते चले। क्या होता है, अभी जो हुआ है ट्रेंड, जो डेथ इतनी हुई है, उसका रीजन है कि लोगों ने जैसे ही व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट यूनिवर्सिटी खुल गई,
लोगों ने बल्क में मेडिसिन खरीद बॉडी से लेना शुरू कर दिया, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, जैसे कि रामबाण दवा है, जिससे लगता है दवा बुखार आया कि नहीं तुरंत लिया शुरू कर, एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरोमाइसिन भी कुछ लोगों ने लिया है, और डॉक्सी, ये 2 दवाएं बहुत तेज चली। हम कह रहे हैं अगर आपको आया तो आप पहली बात एक्सेप्टेंस, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दवा मत लीजिए, सिम्टम को मत दबाइए, लेकिन आप कुत्ते को भूखना बंद कराइए, लेकिन ये भी तो बाहर चेक करिए कि वो बाहर आया कौन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दवा मत लीजिए, लेकिन आपको चेक करना है कि नहीं अब गड़बड़ है, कुछ कोई है। तो अगर आप दवा भी ले रहे हैं तो आप उसके लिए प्रिकॉशन, जैसे कि आप इंटेंसिव अब गरारा करना शुरू कर दें, आप इंटेंसिव भाप लेना शुरू कर दें, आप इंटेंसिव क्लीनिंग करना शुरू कर दें, नेजल क्लीनिंग करना शुरू कर दें, गार्गिल करना शुरू कर दें, मतलब जितने भी वायरस का लोड है आप कम करना शुरू कर दें, जितनी भी उसके लिए सपोर्टिव है न्यूट्रिशन, जैसे न्यूट्रिशन हुआ, आप अपने बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखें, अपने बॉडी का प्रोटीन लेवल मेंटेन रखें, अपने बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन रखें, वाटर लेवल मेंटेन रखें, प्रॉपर नींद लें, वो जो उसके साथ करना है वो आप लीजिए। लेकिन केवल पैरासिटामॉल लेकर के आप ये सोचे कि हम ठीक हो गए, नहीं होगा। आपको उसके साथ अपने बॉडी के जो एक्सेप्टेंस है, हमारा मतलब है कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपके अंदर कोई दुश्मन आया है, आप उसको तब पैरासिटामॉल लीजिए। पैरासिटामॉल लेना जरूरी, क्योंकि आपको एक हद तक तो पैरासिटामॉल काम करता है। एक पैरासिटामॉल आपको बुखार, हाँ बुखार, क्योंकि बॉडी में एक टेम्परेचर का भी लेवल होता है, आपको अगर 100 के अंदर है एक्सक्यूज मी तो नहीं लेना है। अगर 101 हो रहा है, 102 हो रहा है, ज्यादा बुखार जा रहा है, स्पंजी करने का तो वहां आप ले सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली अगर आपको चाहते कि हम तुरंत ले लें, उस कंडीशन में नहीं लेना है। आपको जब जाना कि बिल्कुल अब हमारे बॉडी को तोड़ रहा है बुखार, तो आप और मेथड अपनाइए उस समय अपने को बचाने के लिए। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तब लिए जाते हैं जब आपको लगता है कि हम पैरेलल और इसके लिए उपाय कर रहे हैं, पैरेलल और कुछ चीज कर रहे हैं, तब साथ में लिए जाएंगे। केवल सिम्टोमेटिक लेके आप बच मत जाइए, मेरा कहने का मतलब यह है, लेना जरूरी है। कमजोर होना, हाउ यू डिफाइन कमजोर होना? दुबले पतले होना, 35 किलो का होना कमजोरी है, कि बुढ़ा होके जो अपीयरेंस आता है वो कमजोर होना है? कमजोरी बहुत वेग शब्द है। कमजोरी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमजोरी एक फीलिंग है, एक मानसिक स्थिति है। तो किसी कमजोरी का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति वैक्सीनेशन लगवा सकता है, कमजोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। कमजोरी को डिफाइन करना जरूरी है कि कमजोरी क्या है। कमजोरी बुखार में भी आती है, कमजोरी किसी दूसरी बीमारी में भी आती है, कमजोरी जो है आप लंबे समय से बीमार हैं तब भी आती है, आप बुजुर्ग हो गए हैं तब भी आती है। तो कमजोरी क्यों क्या है, तो वो डिफाइन करना पड़ेगा। कमजोरी कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं, कोई बीमारी नहीं कमजोरी इस तरह का। तो कमजोरी को अभी छोड़ दीजिए, कमजोरी का पैरामीटर जब तक फिक्स ना हो तब तक उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन किसी भी कमजोर व्यक्ति को अगर मैं मानता हूं जो कमजोरी है वो कि लोगों से दुबला पतला है, थोड़ा सा वीकनेस उसको आती है, तो उस कंडीशन में आप टीका ले सकते हैं, पहला। दूसरा कि टीका लेने के बाद क्वारंटाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपने घर में परिवार में रहिए। क्योंकि ये फुल वायरस नहीं होता है, कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इससे कोई किसी को, जैसे मुझे टीका लगा तो मेरे परिवार को नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसमें धड़ल्ले से आप टीका लीजिए और अपने परिवार के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है कि कौन सी वैक्सीन लेनी है। तो वैक्सीन के लिए वो 2 वैक्सीन ही आपके पास अभी चॉइस में है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो दोनों में जो मैं व्यक्तिगत रूप से अभी मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बेहतर है कोविशील्ड, लेकिन कोवैक्सीन भी अभी उसके अभी जो लेटेस्ट वाले आंकड़े आए हैं वो भी एक अच्छा ट्रेंड बता रहे हैं। तो दोनों वैक्सीन सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। देखिए आपका शुगर लेवल बहुत जरूरी है माइंड करना। आपका शुगर लेवल अगर 160 180 के नीचे है, आप इंसुलिन पे हैं या आपको एंटी डायबिटिक दवाएं ले रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई जरूरत आपके लिए ही टीका। इसलिए हम लोगों ने पहले उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास शुगर है, क्योंकि हमको उनको बचाना है, क्योंकि ये वायरस शुगर वाले पेशेंटों को ज्यादा परेशान करता है, उनकी मॉर्टेलिटी ज्यादा है। तो आपको तो इमीडिएट लेना चाहिए, कोई संकोच ही नहीं करना है। हर शुगर के मरीज को किसी भी स्थिति में हो, इमीडिएटली आप टीका लीजिए। लेवल का हमने इसलिए कहा ना, अगर इंसुलिन पे है या वैक्सीनेशन, आपको पता है कि आपके पास शुगर है और शुगर की दवा आप ले रहे हैं, तो इमीडिएटली टीका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 चीजें हैं,
एक आपको कोविड है और रिपोर्ट निगेटिव है, एक इस तरह से होता है, एक कोविड है और रिपोर्ट निगेटिव पहला, कोविड है रिपोर्ट पॉजिटिव है दूसरा, कोविड है रिपोर्ट निगेटिव है और कोविड नहीं है रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये चार स्थितियां बनती हैं, क्योंकि ये जो टीका का जो जांच होती है कोविड की, ये इसकी जो सेंसिटिव आएगा, तो उसके भरोसे मत आप बैठे रहिए कि हमारी रिपोर्ट तो निगेटिव ना। लोगों ने निगेटिव लेके बांटते रहे, देखिए मेरी रिपोर्ट निगेटिव आ गई, बड़ा खुश है और घूम रहे हैं खांसते हुए, तो वो ज्यादा लोग फैलाए हैं कोविड, क्योंकि उनको लगा कि हम तो निगेटिव हैं। और उस निगेटिव का रिपोर्ट का कॉन्फिडेंस, जिसे बोलते हैं फॉल्स कॉन्फिडेंस, आपको रिपोर्ट, भाई मशीन तो 80 लोगों को 20 लोग तो निगेटिव बताएगी ना, सबको तो बताएगी नहीं, कुछ लोगों को पॉजिटिव है। अब क्या है, वो बल्कि सही है कि निगेटिव था उसको पॉजिटिव बता दिया, और एटलीस्ट अपने घर में बैठा है डर के, तो उसको कुछ होगा नहीं, वो पॉजिटिव है बैठा रहेगा क्वारंटाइन में, तो बल्कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए ज्यादा अच्छा है। निगेटिव आके वो बहुत परेशान किया है, हम डॉक्टरों को और कम्युनिटी को बहुत परेशान किए हैं लोग। तो ये संभव है, हमेशा आती है। तो रिपोर्ट को मत मानिएगा, सिम्टम को मेन मानिए। अगर सिम्टम है तो बुखार आ रहा है इस समय, बदन दर्द हो रहा है, तो केवल प्रेगनेंसी आपको नहीं है और हड्डी नहीं टूटी है, वरना कोविड ही है। तीन बातें। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपके पास पेट में बच्चा नहीं है और हड्डी नहीं टूटी है, तो हर चीज कोविड है अभी अगले 3 महीने तक। बस मोटा मोटा समझ रखिए, कुछ भी बुखार है कोविड, कोई हेडेक हो कोविड। सभी हमारे जो साथी जो बैठे हैं यहाँ पर, वो सब इस बात को झेल रहे हैं। मैं खुद अपने घर में झेल रहा हूँ, मेरा गांव में घर है, मेरी मदर को जांच करके यही कहा गया। उसका रीजन है, देखिए, जब आप हमारे घर में आते हैं, कुछ मांगते हैं, और जब मैं आपको जो मांगते हैं वो नहीं दे पाता हूं, तो आपको खुश करने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए कुछ कुछ देता हूं। गांव में आज भी कोविड का टेस्ट नहीं हो रहा था, वहां पर मशीनें नहीं है, वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करने का इक्विपमेंट नहीं है, लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या होता है, उनका ब्लड जांच करवा लो, भाई बुखार आ रहा है, ब्लड टेस्ट में 2 ही टेस्ट होते हैं, मलेरिया वाला और टाइफाइड। जब आप टाइफाइड का टेस्ट कराएंगे, आपको पता है कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो दूध और इतना कॉमन है कि कुछ न कुछ 1+2+ आएगा, तो वो उसको देते हैं, चलो कुछ तो हम दिखा दें मरीज को कि तुम्हारे टाइफाइड है। तो इस कंडीशन में कुछ ना कुछ दिखाने के लिए ये संदर्भ दिया गया कि तो आपको टाइफाइड है, और पूरे लगभग गांव के 60% लोग टाइफाइड के इलाज करके खुश हैं, हमारा टाइफाइड हो भैया, हम तो इलाज करवा लिए, जबकि वो कोविड है। वो केवल उनके पास कोई जांच हुई नहीं, कोई जांच था नहीं उनके पास, कोई डॉक्टर के पास जो झोला छाप डॉक्टर है या लोकल डॉक्टर है, उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं, तो उसको भी लगता है यार कुछ तो आया है, फीस लिया हूं तो लाओ इसको कुछ दवा दे दूं, टाइफाइड का मरीज को भी संतुष्टि होगी और उसको भी संतुष्टि होगी। एक्चुअली यही है, और कुछ भी टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड का एसोसिएशन केवल ये कोइंसिडेंशियल है, आप समझिए, टाइफाइड से कोई अभी बीमारी नहीं है, टाइफाइड का कोई पैंडेमिक नहीं है, केवल रिपोर्ट अक्सर आप वही टेस्ट कर रहे हैं इसलिए वो आ रहा है। बहुत लोग टाइफाइड का इलाज करके ठीक भी हो गए और बोले कि नहीं टाइफाइड ठीक था, तो ये वायरल बीमार है, आप ठीक होगी, वो कोइंसिडेंस। हमने धागा पीपल के 3 बार बांधा, हमारे सर्दी ठीक हो गई, सर्दी वैसे 5 दिन में ठीक हो जाती। तो इसके बारे में कहा जाता है, इफ यू टेक ट्रीटमेंट, वायरल बीमारी में, इफ यू टेक ट्रीटमेंट इट विल टेक 7 days, अदरवाइज इट विल टेक ए वीक। अगर आप इलाज करवाते हो तो 7 दिन लेगा, अगर इलाज नहीं करवाते तो 1 हफ्ता। यही वायरस की कहानी है। तो इसमें एक कोइंसिडेंस होता है कि अब 7-8 दिन आप चले गए, 14 दिन में वैसे ठीक होता है, तो 14 दिन में वैसे ठीक हो गया, तो आपको लगा कि हमने जब फांका तो था भाई, मैंने तो ओफ्लॉक्सासिन खाई थी, ये एंटीबॉडी खाई थी, टाइफाइड का इलाज करा। एक्चुअली उससे कुछ नहीं हुआ, वो आपके दिमाग का वहम है। एक्चुअली था वो आपको वायरस मिला, आप ठीक हो गए लकली, और मर गए तो फिर वो तो टाइफाइड से मरे, दोनों तरह से कोरोना लग गया। जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर से लौटते हैं, तो पहली बात तो जब आप टीका करवाने जाएं तो कुछ खा पी के जाएं, खाली पेट ना जाएं। पहला ध्यान रखिए कि आप, और मैंने देखा हमारे अपने खुद के सेंटर पे जो लोग सुबह आ गए थे लंबी लाइन में 2-1.5 बजे तक, तो आपकी शुगर लो हो जाती है, आप ऑलरेडी पसीना होता, घबराहट होती है, और जब टीका लगता तो आपको ज्यादा परेशानी आ जाती। तो आप कुछ खा पी के जाएं या बिस्किट पॉकेट में लेके जाएं, कुछ सामान खाने का अपने पास रखें, केला रख लें, तब भी जाएं वैक्सीनेशन सेंटर पे। तो ये ध्यान रख के जाइए, पानी पी के जाइए। तो अब वहां से टीका लग गया, अब घर आना है तो क्या क्या सावधानियां रखें। तो पहला ध्यान रखिए कि आपके घर पे पैरासिटामॉल 500 की या 650 mg की, आपके वेट के अनुसार, ज्यादा हैवी वेट है, आपका वजन 60 के ऊपर है तो आपको 650 मिलीग्राम की टेबलेट, 60 किलो के नीचे है तो लगभग 500 मिलीग्राम की टेबलेट, या सोया
मतलब कि जब जरूरत हो तो लेना। जनरली लोगों को हम कोशिश करते हैं कि टैबलेट ना लेनी पड़े पैरासिटामोल की। थोड़ा बहुत फीवर आएगा, फीवर आना अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब इचिंग होगी तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा गर्म होता है वहां पर ज्यादा कुछ बात, बुखार आता है तो कोशिश करिए कि सह लीजिए अगले सुबह तक। अगर बुखार नहीं उतरता है तो फिर पैरासिटामोल लीजिए। अगर आपको लगता है बहुत सेंसिटिव है बुखार को लेकर तो 500 mg की एक पैरासिटामोल गोली खा लीजिए बस। हाँ, 2 से 3% में या 4-5 दिन तक आपको परेशानी करता है, 2 से 3% में, वो 5-6 दिन तक आपको रेस्ट करना है, ठंडे जगह पे रहना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेनी है, रिलैक्स रहना, फुल नींद लेना है, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बहुत कुछ लोगों में एंटीजेनिक रिएक्शन ज्यादा होती है, ये जो एंटीबॉडी बनती है उसके नाते शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो लेके घबराए नहीं। वो नॉर्मल प्रक्रिया है जो आपके साथ हो रही है। अगर हो रही तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपका बॉडी जो है रिएक्ट कर रही है, तो ये काम करना है आपको। यस, इसे बोलते हैं कोविड लाइक सिम्टम्स। जब भी वैक्सीन लगती है तो कोविड का ही चूंकि कंपोनेंट गया है, तो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल वो प्रोसेस चलता है। चूंकि कुछ चीजें वैसी होती हैं, चूंकि एंटीजन गया है तो बॉडी उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करेगी। मैंने बताया ना कि जब बॉडी में बनता है तो आपको एक स्ट्रेस, जब भी स्ट्रेस होगा एड्रेनलिन निकलेगी बॉडी में। जब आप टीकाकरण करवाते हैं तो आपके अंदर एड्रेनलिन निकलती है बॉडी में, आपका बॉडी स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो उस कंडीशन में लार कम बनती है तो मुंह सूखता है, ये बहुत नेचुरल सी बात है। साथ में कुछ ड्राइनेस रहती है, जब मुंह सूखेगा लार नहीं बनेगी तो गला सूखेगा, तो आपको कुछ अटपटा सा लगता है लार ग्रंथियों से जब। लेकिन वो 3-4 दिन में आप ऐसी कंडीशन में नींबू, अदरक, लौंग, इलायची रख लीजिए, चूसते रहिए, या विटामिन सी सेलिन की गोलियां चूसिए। उस समय आती हैं, लेंसी के नाम से आती हैं और सेलिन के नाम से आती हैं, विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट आते हैं, उसको ले लीजिए, आप चूस लीजिए, बस ठीक हो जाएंगे उससे। लोग उस पे यकीन, जो अभी फीवर से हुआ है, ये लोग फीवर से लोग बता रहे हैं कई लोगों को वैक्सीनेशन के बाद मौतें हुई हैं, ये बड़ा कॉमन सा हुआ है। जैसे अभी छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी से खबरें मेरे पास आती हैं, उस एरिया में बहुत सारे लोग मरे हैं। कल भी मेरे एक परिचित हैं, बोले 6 लोग उनके गांव मरे हैं। एक्चुअली वैक्सीन से नहीं मरे हैं वो। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, आप जितने लोग उपस्थित हैं, आपके साथ ही हादसा होगा, आपको भी लगेगा हाँ यार मेरे एरिया में 4 लोग मरे हैं, टीका लगवाए थे। यस, वो टीका लगवाए थे, लेकिन उनको टीका लगवाने से पहले ही इन्फेक्शन हो चुका था, उनको पता, या उनको लाइट फीवर था, चले गए। तो जब आपको इन्फेक्शन है उसके बाद टीका नहीं काम करेगा, ऑलरेडी वो वायरस आपके बॉडी में है, वो तो आपको और वीक कर देगा। तो अक्सर यही हो रहा है, या वो जा रहे हैं टीका, कई बार अस्पताल गए, एक्सपोज हो गए हैं, आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, या आपने टीका लगवाने गए थे, उस दिन आपको ट्रेवल करते समय रास्ते में टीका लगवा के आ रहे हैं, उसमें एक्सपोज हो गए। तो जो बैक्टीरिया बिफोर वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन जो वायरस है आपके बॉडी में गया है, उसको तो आप नहीं रोक पा रहे हैं ना, तो उसके नाते डेथ हो रही है। आप उसको कोरिलेट कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन हो रही है। चूंकि जो लोग गांव में जो डॉक्टर्स हैं ना, उनको हम लोग कर भी रहे हैं, जो हमारे मतलब जो RMPs हैं, लोकल प्रैक्टिशनर हैं, आयुर्वेद हैं, BMS हैं, जो गांव के लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम। हमारे पास टेलीमेडिसिन यूनिट है और हम उसको उनको डिफरेंट जूम कॉल के थ्रू कोशिश कर रहे हैं उनको इक्विप करें। और लेकिन उनकी मजबूरी है, उनके ऊपर जो प्रेशर है, देखिए उनको, वो भी इंसान है, उनके ऊपर फियर है, उनके पास कोई टूल नहीं है, उनके पास कोई ग्लव्स नहीं है, उनके पास मास्क, हमारी तरह इतने अच्छे मास्क नहीं है, वहां अवेलेबल नहीं है उनकी। वो खुद अपनी लाइफ को, उनका परिवार उनको रोकता है, उनको, वो खुद ही स्ट्रेस में, बहुत सारे डॉक्टरों की मौत हो रही गाँव में और उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो वो फियर जो है उनको काम करने से रोक रहा है। वो उनके पास इक्विपमेंट नहीं है वो प्रोटेक्शन के लिए, गाउन नहीं है, मास्क नहीं है, जो शील्ड होती है वो नहीं है, तो उनकी अपनी व्यवस्था है। और वो गांव के लोग, हमारे आपके साथ जानते हैं, गांव में काम करते हैं आप, जो गांव का रिश्ता होता है हमारी तरह डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपने परिचित, आपसे मैं आपको रोज इलाज किया हूं आपके घर पे, तो अगर आप एक दिन बुलाएं तो मैं जाऊंगा, भले मुझे खतरा हो। तो वो जो संबंध है गांव में डॉक्टरों के और परिवार के साथ, वो बड़े नाजुक होते हैं। उसके नाते बहुत सारे ड्यूरेशन जो है 2 वैक्सीन के बीच का, ये एक समय में एक 4 वीक्स था, देन फिर वो 8 वीक्स हुआ, एंड फिर आज के दिन में बोल रहे हैं कि 3 महीने 84 डेज हो गया। तो इसका क्या है लॉजिक, एंड इसको हम कैसे देखें? इसका लॉजिक आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, साइंटिफिकली लोग कह रहे हैं, और मैं भी कहूंगा कि साइंटिफिकली ये, बट दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट।
तो अगर आपको पता है हमारे पास, आपने यार देखे होंगे सब लोग, हम कम्युनिटी में जब दाल कम पड़ जाती है तो बोलते हैं भाई थोड़ा सा इनको भाई नाच गाना जो हो रहा थोड़ा लंबा करिए, अभी तब तक उधर दाल चढ़ा देते हैं हम ना, तो जब तक नाच गाना एक गाना और हो जाए, यही करते हो ना नौटंकी जब होती घर पे, या कवाली होती, शायरी होती है, तो जब घर में खाने के लिए कम पड़ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, हम बोलते हैं भाई थोड़ी देर और गाना अभी खींचिए या हाथ धोइए, कुछ और ऐसा कार्यक्रम में बिजी कर देते हैं जिससे लोग उसमें बिजी रहे हैं। तो पंगत उठते समय, पतली बिछाते समय कुछ लोग लंबा मतलब जो चटाई बिछा रहे हैं उसी में इतना टाइम ले लेते हैं, फिर पत्तल रखने में 5 मिनट, अच्छा उसको धो देते पत्तल को, फिर वो बाद में एक एक आइटम रखते हैं और उसमें 20 मिनट में दालों बन जाती है और आ गई, तो आपको लगता है हाँ भाई चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक तरह का मैनेजमेंट है और वो करना पड़ता है। दिस इज नॉट लाइक न्यू थिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग। हर कंट्री जिसके पास, अब उसको भी समझना पड़ेगा, इतने बड़े आबादी को इतनी वैक्सीन नहीं हो सकती है, तो वो भी है। कुछ जरूरी सामान, कुछ किट रहते हैं, तो आप ये सेल्फ मैनेजमेंट का पूरा इशू है। आपको पता होना चाहिए, आप घर में एक टेम्परेचर मुश्किल से 150 या 100 रुपए का आता है, इतना आदमी अपने परिवार के लिए अफोर्ड कर सकता है, एक टेम्परेचर थर्मामीटर हो जाए। गांव में SpO2 मेजर करने के लिए जो पल्स ऑक्सीमीटर आता है उसकी भी कीमत अभी बढ़ गई है, ऑल्दो वो 600-700 रुपए का आता था, लेकिन अभी 1000 के आसपास आता है। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर हो जाए, एक थर्मामीटर हो जाए और साथ में एक बीपी मशीन हो तो अच्छा रहता है। शुगर टेस्टिंग की, जो शुगर के मरीज है उनके पास वो रहती है। साथ में पैरासीटामॉल की कुछ गोलियां पड़ी होनी चाहिए, मल्टीविटामिन की गोलियां पड़ी होनी चाहिए, जिंक के टेबलेट, ठीक है, जिंक का कुछ, क्योंकि इनके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी की गोलियां पड़ी होनी चाहिए आपके घर में। और अगर कुछ हो सकता है तो 3-4 दिन के बाद हो सकता है शरीर में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए 5वें दिन 6ठे दिन जब जरूरत पड़ती है तो आपको एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत पड़ती है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपके लिए घर में होनी चाहिए, जो एक किट का रूम निर्माण करती हैं और आप जैसे लोगों के साथ। तीसरी जो किट का पार्ट इम्पोर्टेंट है, ये मास्क जो होते हैं इनको आपके पास होना चाहिए। अगर आप खरीद नहीं सकते हैं, घर पे कोई तौलिया हो, कपड़े हो, सी करके उससे बना सकते हैं। एक लेयर चाहिए प्रोटेक्शन की, बस, तो वो चाहिए। दूसरा, आपके पास कुछ सैनिटाइजर हो। सैनिटाइजर अगर देखिए नहीं मिल पाते हैं कभी कभी, तो आप सबके घर में साबुन होता है, सबके घर में ब्लीचिंग पाउडर हो, सॉरी वॉशिंग पाउडर होता है, तो इनका इस्तेमाल हाथ के लिए धोने के लिए कर सकते हैं। और खास ग्लव्स संभव नहीं होता गाँव देना, अगर ग्लव्स भी 2-4 हो तो अच्छा है, कुछ ऐसा काम करने के लिए जब आप जा रहे हैं, कुछ रिसीव करने, कुछ छूने, या किसी, स्पेशली आप सबके लिए, आप सब बहुत रिस्क पे है, क्योंकि आप लोगों को जो काम कर रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करना। प्लीज, मैं अपने अनुभव से अर्जा बता रहा हूँ कि पिछले 1-1.25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कितना प्रोटेक्टेड रहते हैं, शायद इसीलिए हम काम कर पा रहे हैं अस्पताल में। हम रोज इंटरेक्ट करते हैं, हम रोज मरीजों के साथ रहते हैं, चाहे वो टीकाकरण करने के संदर्भ में रहते हो, चाहे उनकी जांच करने के संदर्भ में रहते हो, चाहे ट्रीटमेंट करने के संदर्भ में रहते हो, तो हम उनके बीच में है। ऐसे ही आप सभी हैं। आप अपने लिए जरूर इतना ध्यान रखिए कि जो कपड़े आप पहनते हैं एकदम लूज कपड़े पहनिए, अपने जब फील्ड में जाइए ऐसे सस्ते कपड़े पहनिए अभी जिसको आगे अगर फेंक भी देना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग भी अभी आजकल महंगे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि बार बार हमको ब्लीच करते हैं, उनपे तो उनके रंग उड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आप अपने लिए एकदम बहुत लाइट से पतले वाले कपड़े पहनिए इस समय। आप अपने लिए ग्लव्स रखिए, अपने लिए खरीद के कुछ, अगर नहीं मिलता है तो अपने पैसे से खरीद के कुछ मास्क रखिए, प्रोटेक्टिव शील्ड रखिए आंखों को बचाने के लिए, जूते आपके अच्छे कंफर्टेबल हो क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं। आपके बैग में आपका अपना पानी का बोतल हो जिसमें नोजल लगा हो, तो नेजल उसमें पाइप हो, तो स्ट्रा हो रखिए, जिससे पूरा बिना मुंह खोले गिलास लगाए हुए उसमें स्ट्रा डाल के उसे पी सके। तो कुछ विशेष अगर ध्यान आप रखेंगे तो आप बचेंगे, अगर आप बचेंगे तो समाज बचेगा। तो आपके लिए अपनी खुद की किट होनी चाहिए और पब्लिक के लिए जो संभव हो सके, जो मैंने बताया उनमें से कुछ कर सकते हैं। तो तपस्वी धन्यवाद आपको कि आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल से ये आंसर लॉजिकली, साइंटिफिकली एंड सोशल बिहेवियर कम्युनिकेशन चेंज के लिए, मेरा ख्याल से कम्युनिटी के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही फायदा है। मेरा सेकंड सवाल है पोस्ट कोविड, मैंने आफ्टर डेथ, किसी आदमी का कोविड हुआ, टेस्टिंग हुआ, पॉजिटिव हुआ, हॉस्पिटल में किया, आइसोलेशन में था, ऑक्सीजन दिया, लेकिन उसका डेथ हुआ। डेथ होने के बाद कोविड प्रोटोकॉल हिसाब से एज पर रिलीजियस फेथ उसका सत्कार हुआ, लेकिन उसके बाद जो हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट देता है, लेकिन कॉजेस ऑफ डेथ कोविड नहीं लिखता है, उसमें लिखता है न्यूमिया, टाइफाइड, फीवर।
लेकिन उसको जो कोविड मरने के बाद जो आपको जो गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है, वो स्कीम का मान के मरने के बाद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का जो है टोटल 23 लाख रुपीस मिलेगा ऑल टुगेदर। तो उसके बाद वो उसको सर्टिफिकेट में ऐसे लिखता है, तो इसको लिखने के बिहाइंड में डॉक्टर साहब को कुछ लॉजिकली है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ प्रेशराइज्ड है, कुछ हिंडरिंग फैक्टर्स कुछ है, वो थोड़ा क्लियर करेगा तो अच्छा। क्यों इसको ये सब सवाल का क्वेश्चन हमको कम्युनिटी में फेस हो रहा हूँ। जरूर, थैंक यू, आपको सैल्यूट करता हूँ, आप कम्युनिटी के पर्सन हैं और ये फीलिंग वही व्यक्त कर सकता है जिसने ये पीड़ा देखी है कम्युनिटी में, और मैं आए दिन इस चीज को झेल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मोस्टली जो डेथ सर्टिफिकेट बने हुए हैं हर अस्पताल में वो पहले से प्रिंटेड हैं, ध्यान रखिएगा। आज कोविड आया है, नए सर्टिफिकेट नहीं है, क्या बल्क में प्रिंट करके रख लेते हैं लोग, जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर आप इंसिस्ट करते हो तो आपको देना ही पड़ेगा। वो ही कांट राइट कि ये केवल कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट फेलियर है या ब्रेन का हैमरेज है या रिस्पायरेटरी ब्लॉक है। नो, अगर आप जाते हैं, हमने दिलवाए हैं खुद, आपको परसिस्ट करना पड़ता है, उस बंदे के पास आवेदन लिखना पड़ता है, रिसीव करवानी पड़ती है, बार बार इंसिस्ट करना। अच्छा, हमारे यहाँ क्या था, वो फॉर्मेट ही ऐसा बना था कि डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट या आप लिख करके 3, तो उनको पता था 4-5 काजेस होते हैं, तो अभी कोविड उसमें ऐड नहीं हुआ था। तो आप ऐड करवाइए, और सबको मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, आप कम्युनिटी में काम करते हैं, प्लीज हेल्प पीपल टू गेट इट रिसीव, कि वो उस सर्टिफिकेट को पा जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनके इंश्योरेंस है उस पे, उनको बहुत सारी स्कीमें हैं जिनको उनको बेनिफिट मिल सकता है। अभी हमारे मध्य प्रदेश, मैंने अभी यहीं पर बहुत सारे अपने अस्पताल से, एम्स से, और बगल में कस्तूरबा है, और जो कई लोगों को मैंने खुद अप्रोच करके दिलवाया है। तो ये किया जा सकता है, ये डुएबल है और आप कर सकते हैं, बट परसिस्टेंस लगना पड़ता है, करना पड़ता है थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपको पास एम्स का कुछ गाइडलाइन है सर्टिफिकेट इशू करने के लिए? तो कम्युनिटी हमारे पास ऑथेंटिक गाइडलाइन होता है, तो हम डॉक्टर के पास जा सकता है। क्यों हम डॉक्टर के पास आवेदन देने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो डू हैव एनी काइंड ऑफ एम्स गाइडलाइन? आपके पास रजिस्ट्रार, आप देखिएगा रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है। आप हमारे एम्स से आपको वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के पैनल पे काम कर रहे हैं, और उनके लिए जो स्ट्रेटजीज और नियम लागू होते हैं, और वहां पर सीएमओ को कन्विंस करना पड़ेगा, आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार सोसाइटीज एक्ट जो है उसके तहत हमें काज, हमारा पेशेंट एडमिट हुआ है, उसका सर्टिफिकेट लगाइए कि मेरा देखिए उसकी रिपोर्ट है, ये एडमिशन है, इसका ट्रीटमेंट इस तरह का हुआ है, हमारा मरीज इससे हमको इन्फॉर्म किया गया है, तो आपको बताया जाता है कि कोविड से मौत हुई। लेकिन वो सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने जलाया नहीं ना, आपको खुद को नहीं लाश मिली, आपको तो प्रोटोकॉल फॉलो करके जलाया है, इसका मतलब ये सब चीजें बताती हैं कि वो कोविड से मौत हुई है। तो आपको ये सब प्रमाण देने पड़ेंगे कि इसका टेस्ट पॉजिटिव हुआ, ये हमको लाश नहीं मिली, ये म्युनिसिपालिटी ने हमारी लाश को जलाया, तो ये सब प्रमाण हैं। और कोई डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा, कोर्ट चला गया आपको, फिर वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। तो यू हैव टू पुट द प्रूफ। नाराज हो जाना, किसी के यहाँ जा रहे हो और उसको भेंट के लिए आगे बढ़ा, आपने उसको गले नहीं लगाया तो वो नाराज, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा नहीं, तो ये जो माहौल है आपको आइसोलेट होने नहीं देते गाँव सिनेरियो में। तो वो आपको पहला काम करना है कि थोड़ा टफ होना है, बताना है उनको, कभी भैया नमस्ते, आप थोड़ा दूरी रहिए, और अभी ये माहौल है, हम अभी आपको। तो एक रूल है गांव के लिए कि कंसीडर ईच एंड एवरी पर्सन एज ए पॉजिटिव अनटिल अनलेस अदरवाइज प्रूवन, मतलब कि हर व्यक्ति को मान के चलिए वो कोविड पॉजिटिव है, जब तक यह प्रूफ ना हो जाए। और प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बेहतर है सबको मान लीजिए, जैसे हम लोग HIV एड्स में करते थे कि हम मान के ही चलते थे, हम प्रिकॉशन लीजिए। तो पहला है गांव के सेल मैनेजमेंट में प्रिकॉशन लेना है कि हमको अपने घर को आइसोलेट करना है, क्योंकि घर में अभी भी गांव में एक सस्टेनेबल सिस्टम है, आपके अपना हैंडपंप है, आपका अपना कुआं है, आपके अपने घर में राशन है, अपने खेत की सब्जी है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, दूध है, भैंस है, गाय है। शहर की तरह नहीं है। तो गांव के बोलिए कि वो अपने उस सिस्टम में कुछ दिन तक अपने को रिस्ट्रिक्ट करें, जैसे हमने अभी कर रखा रिस्ट्रिक्ट अपने आप को शहरों में। तो ये रिस्ट्रिक्शन देन कुछ चीजें हैं, जैसे अदरक आपके घर में अवेलेबल है, हल्दी आपके घर में अवेलेबल है, काली मिर्च अवेलेबल है, ठीक है, और लहसुन अवेलेबल है, और जो धनिया अवेलेबल है। तो ये कुछ आइटम जो आपके घरों में अवेलेबल है, ठीक है, तो इनका आप वेजिटेबल सूप बना सकते हो, आप इनका काढ़ा बना सकते हो, आप
उनका सेवन मल्टीपल टाइम, पानी है, पानी को बॉयल करके रख लीजिए मल्टीपल टाइम, पानी की शरीर में कमी नहीं पड़ने देना है। दाल आपके अवेलेबल है, दाल को आप 2-3 बार दिन में बढ़ा दीजिए मात्रा, दाल को अगर है तो संभव है आपके पास तो, वरना गरीबों में दाल भी तो नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी चीजें हमारी गरीबी से जुड़ी हैं जिनका हम चाह के भी नहीं पालन कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें पैसे के जो इनकम है नहीं है, साथ में अवेलेबिलिटी, 3 चीजों की प्रॉब्लम आपके लेवल पे होती है, एक एक्सेसिबिलिटी का, अवेलेबिलिटी का, अफोर्डेबिलिटी का, और ये तीनों इशू पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए हैं। अब अवेलेबिलिटी का इशू है, अब वो चीजें अवेलेबल ही नहीं है वहां आसपास, तो क्या करेंगे आप? तो आप मजबूर हैं, आप हम यहाँ आपको एडवाइस भी देंगे तो नहीं कुछ कर सकते हैं। तीसरा अफोर्डेबिलिटी, आप एडवाइस दे दिए कि ग्लव्स लगाओ, हाँ घर में रहो, वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसके पास ग्लव्स लाने के लिए वो पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर के लिए पैसा ही नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी का एक होता है, अवेलेबिलिटी हो गई, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। अगर है भी तो जो पहले रिसोर्स पे जो पावरफुल हो गए वो कब्जा कर लेते हैं, वो लाइन में खड़ा हुआ, अंत में खत्म हो गया। तो जो ये इश्यूज हैं, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं जिन पे आप जैसे लोग रोज बर्न आउट होते हैं, रोज फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि आप चाहते तो हैं लेकिन वहां का सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो हम ऐसे लोग हैं, ऐसे बिना सिस्टम के काम करने वाले लोग हैं, हम पब्लिक हेल्थ के लोग हैं। तो पब्लिक हेल्थ वालों के लिए सिस्टम बना है, मेडिकल सिस्टम बना है, और हम काम कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। तो सत्या भाई यही इश्यू है, जितना हम कोशिश कर सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट करके वही कर सकते हैं, एक नया सिस्टम इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। थैंक यू। उनका एक वैक्सीनेशन को लेकर के सवाल भी था कि लोग अगर प्रभावित हो जाएंगे तो कितने दिन बाद लगाए जाने चाहिए उनको टीका, इसके बारे में भी काफी भ्रांति है। सर जनरली क्या होता है, अगर आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो जनरली हम अवॉइड करते हैं कि उनको ना ही लगाएं। अगर उनको बहुत है तो 90 दिन के बाद, मिनिमम 3 मंथ, 90 दिन, मोटा मोटा एकदम क्लियर कट बिना कंफ्यूजन के उनको बताइए कि अगर आपको जिस दिन पहले दिन बुखार आया था, जिस दिन पॉजिटिव हुए थे, उसके ठीक होने, जिस दिन आप ठीक हो गए बिल्कुल, उससे 90 दिन, जिस दिन आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, जिस दिन आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, उससे 90 दिन, 3 महीना, बस ये तो हुआ। दूसरा, अगर आपको डाउट है, टीका मत लगवाइए। अगर आपको डाउट है कि मैं इन्फेक्ट हो चुका हूं या मैं बाहर ट्रेवल किया हूं, कई हॉस्पिटल में चक्कर लगाया हूं, मुझे संभावना है तो अगर उस दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब लगवाइए। ये 2 बातें ध्यान रखिए। थैंक यू डॉक्टर। हेलो जी, हेलो। हाँ मंजरी जी। हाँ डॉक्टर साहब, आपका सेशन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल गई। एक्चुअली वैक्सीन को लेके फील्ड में काफ़ी सारे इश्यूज हैं और उनमें से आपने काफ़ी सारे कवर किए हैं, पर जो सोशल मीडिया है उसमें तो एक बार जो मैसेज चलता है उसके बाद में लोगों को समझाना और दोबारा से उस पर लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हम सारे लोग उससे अभी जूझ रहे हैं। पर हमारे एरिया में जो 2-3 चीज़ें देखने में आ रही है, तो उसमें ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों की तो डेथ हो गई, तो वो तो हमको समझ में आ गया कि जिन्होंने भी लगाया होगा तो उनको वो इफेक्टेड होंगे और लगा दिया होगा, उस वजह से हुआ होगा। पर जो कुछ लोग हैं जिनको 1-1 महीने तक बुखार रह रहा है, यानी वैक्सीन लगाने के बाद अभी भी उनका बुखार नहीं उतरा, तो उसका एक क्या रीज़न है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हमने एक वैक्सीन का डोज लगा लिया है और अब जो भी वैक्सीन का शॉर्टेज है उसके कारण जो दूसरे का पीरियड बढ़ा रहे हैं, तो उसका कुछ असर होगा क्या? यानी जिसका यदि कोई वैक्सीन है जिसका जैसे अपन डीपीटी देखते हैं तो उसको 1-1 महीने के अंतर पे ही लगाना है, तो अभी जैसे इसमें भी हुआ है तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो ऐसे 2 सवाल हैं। पहला प्रश्न मैं आपका लेता हूं मैं मंजरी जी, कि वैक्सीनेशन के बाद तो महीनों बुखार नहीं उतरता है और बहुत सारे लोग की डेथ होती है। मैंने आपको बताया कि पहले क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन जो है प्लान्ड नहीं हो रहा है। आपने डेट ले लिया पहले से, आपने वहां तो प्लानिंग कर ली, लेकिन उसी दौरान जब आपने डेट लिया था, आपका कल डेट है और आपने उसी के 2 दिन आपने बारात अटेंड कर ली थी और जाके खूब पार्टी की, बारात की, इलेक्शन में वोट डाला और ये किया वो किया, मार्केट में सब्जी खरीदी, राशन खरीदा, लोगों से मिले, बर्थडे पार्टी में गए और आकर के परसों गए टीका, आप एक्सपोज हो गए, बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर आ चुका है, अब आप आज जाके टीका ले रहे हैं। क्या होता है इस ड्यूरेशन में, जो लैटेंट पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आपको पता नहीं लगता है, तो आप लगता है ठीक है, और उसी समय आपने टीका, तो टीका लगवाने से बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी घटती है, तो वायरस जो है फ्लेयर अप करता है।
सडनली आपको जो वायरस कम अटैक कर रहा था, वैक्सीन के साथ और तेजी से अटैक करता है। बॉडी का बहुत तेज इम्यूनोजेनिक रिस्पांस आता है, बॉडी बहुत तेजी से प्रोडक्शन करने लगती है इंटरल्यूकिन, इसे बोलते हैं इंटरल्यूकिन स्टॉर्म। बहुत ज्यादा मतलब फीवर आता है, और फिर क्या होता है, सडनली क्विकली आपके लंग्स में बहुत दिक्कत होने लगती है। जो इतना लंबा चल रहा था प्रोसेस, लंग्स तक पहुंचने में बहुत तेजी से वो वायरस आपके लंग्स पहुंच जाता है। एक तो ये रीजन है। दूसरा है स्ट्रेन का। कोई जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेन किसी को है दूसरा स्ट्रेन ना आपको हो, तो आपको वैक्सीनेशन हो सकता है कि पहले स्ट्रेन का कोई नया स्ट्रेन आपको आ गया हो, तो वो लंबा चल जाता है। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो आपके फीवर को लंबा कर देते हैं, जो डेथ के कारण बनते हैं। क्या होता है, पहली बात, जो तीसरा कारण लंबा जो फीवर चलता है, कि लोगों को एक्सेप्ट ना करना। सबसे बड़ा रीजन मौत होने का है कि वही लोग अभी मरे हैं। मैं जानता हूं, मेरे 5 दोस्त अपने जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं, 5 दोस्त मरे हैं, डॉक्टर नहीं है, उनको मैंने समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे कि वो यंग हैं, 34 से लेकर 40 के बीच में हैं, यंग हैं, और उनको समझाते रहे, वो नहीं, हमको नहीं हो सकता है, हम तो बहुत यंग हैं डॉक्टर साहब, ये सब हवा है, कुछ नहीं होता है, ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। ऐसे करते रहे, 5 की डेथ हो गई मेरे अपने उठने बैठने वालों में। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते, और जो एक्सेप्ट नहीं करते उनका ही फीवर लंबा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो लापरवाही करते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी जैसे घटेगी, आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, आप थक जाएंगे, काम करते रहेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, प्रॉपर वाटर नहीं आएगा आपके बॉडी में, तो वो लंबा खिंच जाएगा, और जब लंबा खिंच जाएगा तो आपको फिर वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो ये तो आपके पहले प्रश्न का रहा, ये वैक्सीनेशन में इन्फेक्शन आते होता है, वैक्सीनेशन से नहीं होता, ध्यान रखिएगा ये। जी, तो आपने कहा था कि जैसे कि डीपीटी वाला उदाहरण दिया था कि ये उतने में लगता है। देखिए, जनरली पहला जो टीका लगता है उसे हम प्राइमरी रिस्पांस बोलते हैं, कि बॉडी को तैयार करना कि ये वायरस आएगा तो आपके अंदर एंटीबॉडी बनाना है, और वो बना के रख लेती है, उसकी मेमोरी सेल्स में रख लेती है। लेकिन जो दूसरा टीका होता है उसे हम बूस्टर बोलते हैं। बूस्टर मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो जब आएगा तभी इम्यूनिटी होगी, वो कभी भी आएगा, आपके अंदर बॉडी के बन गया है रेजिस्टेंस पहले से, लेकिन जब दूसरा टीका लगता है तो उससे क्या होता है, वो ज्यादा इन्फोर्स कर देता है, ज्यादा उसको मजबूत कर देता है, उसको उस स्वतंत्र को, ज्यादा एंटीबॉडी बनने की प्रक्रियाएं बढ़ जाती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कुछ ऐसी है कि एक ही बार में इम्यूनिटी आ जाती है, जैसे मीजल का एक ही टीका लगता है, लेकिन इसके लिए कुछ में स्लो आता है, जैसे डिप्थीरिया में स्लो आता है। तो इसमें भी वही हो रहा है, क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है, तो किल्ड वैक्सीन में हमेशा बूस्टर की बात होती है। लाइव की कुछ लाइव, जैसे पोलियो है, पोलियो में भी मल्टीपल देना पड़ता है, क्योंकि उसको भी बूस्टर करना पड़ता है इम्यूनिटी को। तो यहाँ पर जो आपको है वो जनरली 1 महीने का 1.5 महीने का होता है, लेकिन इसमें चूंकि नया वायरस है, नए रिपोर्ट आ रही हैं, नई रिसर्च हो रही है, तो एवरी डे जो ये मार्जिन है शिफ्ट होती जा रही है। तो इसमें कोई आपको जानबूझ के कोई गलती नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये वायरस का बिहेवियर ही ऐसा है कि जो भी आप नियम बनाते हैं अगले दिन टूट जाता है। तो पहले दिन जो था इसका इम्यूनिटी रिस्पांस कम आया, उन्होंने लगा कि 1 महीने के बाद आएगा, तो उन्होंने 1 महीना रखा, 4 हफ्ते रखा। फिर लगा कि थोड़ा लेट वाले जो लगवाए थे उनमें बेहतर रिस्पांस है, उन्होंने बढ़ा के 6 हफ्ते कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि इसको 60 दिन कर दीजिए, फिर उन्होंने कहा कि बाद अभी उन्होंने 84 डेज कर दिया है। तो रिस्पांस आएगा, ऐसा नहीं है कि वो जब लगाएंगे तो हाँ थोड़ा सा कम रहेगा, बस अंतर इतना ही पड़ता है, लेकिन रिस्पांस जरूर रहेगा, प्रोटेक्टेड आप रहेंगे। तो ये जब तक पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव ना हो जाए तो कोई नहीं कह सकता कि 84 वाला सही है कि 6 वाला। वो सब अपने अपने सहूलियत, ऑपरेशनल जो फिजिबिलिटी है उसकी, और बहुत सारे और पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उसके नाते होता है। तीसरा एक और सवाल था डॉक्टर साहब मेरा, कि अभी जो बातचीत चल रही है कि तीसरी वेव आएगी और उसमें बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें हम लोग को कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए? क्योंकि हम जिस एरिया में काम करते हैं तो वहाँ एक तो माल न्यूट्रिशन का काफ़ी इफेक्ट है, यानी ट्राइबल बेल्ट में जिस एरिया में हम लोग है वहाँ पे, तो उसमें हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, खास करके प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि जो 18 साल 19 साल की जो गर्भवती 17-18 में शादी हो जाती तो 19-20 में वो प्रेग्नेंट हो ही जाती, तो एक तो वो, और जो कुपोषित बच्चे हैं जो हमारे 6 साल से 18 साल के बीच में जिनको एनीमिया भी है और बाकी कुछ इसके प्रोटीन की कमी और ये सारी चीज़ों के कारण वो कुपोषित हैं, तो उनके लिए हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम उनको बचा सके और शुरू से सावधानी रख सके? ओके मैम, तो मैंने जैसे पहले बताया था मैम कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये हम मनुष्यों का एक समूह है।
जैसे मान लीजिए हम 100 लोग हैं इस पूरे देश में या पूरे धरती पर, अब इस 100 लोगों में एक नया दुश्मन जब आता है तो उसके लिए कोई अछूता नहीं है। वो कहते इसे बोलते हैं विर्जिन कंसेप्ट, कि उस मान लीजिए एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसा देश है जहां पर ये वायरस कभी नहीं आया था, तो ये सबके लिए एक नई बात होगी। तो जिनको ये इन्फेक्शन कर देगा, जिनको टीकाकरण लग जाएगा, वो लोग तो सुरक्षित हो गए। तो अब क्या करेगा ये नया होस्ट तलाशता है। जैसे आपके अंदर मान लीजिए आया तो आपके अंदर 14 दिन रहेगा, 14 दिन के बाद ये खुद ही आपका शरीर छोड़ना चाहेगा, क्योंकि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपके शरीर में नहीं ग्रो करती है, उसके लिए दूसरा शरीर चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब दूसरा शरीर चाहिए तो आपको उसके कांटेक्ट चाहिए। तो जब आप कुछ लोग वैक्सीनेटेड हो गए, कुछ लोगों को हो गया, तो बचेगा कौन? तो पहला लहर आई तो बुजुर्ग लोगों को जो कमजोर थे वो गए, दूसरी लहर आई, जवान लोग अभी एडल्ट जा रहे हैं इस पे, अब तीसरे में जिनको जब टीका लग जाएगा तो कौन बचेगा? वो बच्चे बचेंगे। इसलिए लोग कल्पना कर रहे हैं कि बच्चे, क्योंकि बचेंगे ही बच्चे ही, क्योंकि सबको टीका लग चुका होगा या सबको एक्सपोज हो चुके होंगे। तो जो बच्चे बचेंगे, बच्चे भी काफी कुछ एक्सपोज हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जो बड़े बच्चे हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं परिवार के नाते, तो वो काफी कुछ प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जो अभी आपने कहा प्रेगनेंसी, जो न्यू बॉर्न होंगे, नए जो अभी टीकाकरण के बाद पैदा होंगे, उनके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि वायरस परेशान होगा, क्योंकि जब वो शरीर नहीं पाएगा तो जो भी मिलेगा उसी में घुस जाएगा वो, क्योंकि उसे अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है। तो ये उसका हैबिट है उस वायरस की, कि आपको अगर नहीं, आपका शरीर में टीकाकरण लगा है, नहीं कुछ हुआ, आपके पहले से इन्फेक्शन हो, नहीं कुछ कर पा रहा, तो फिर क्या करेगा? वो जाएगा ऐसे के पास जिसके पास, तो कौन है वो? गरीब बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं या जो कमजोर हैं, मालनरिश हैं, उनके शरीर में जाएगा। वहां कंडीशन में क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चों को आइसोलेट कर पाना बहुत मुश्किल है, पेरेंट्स को वहां जाना पड़ेगा, और पेरेंट्स और बच्चों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा आइसोलेशन में, वो बड़ा डेंजरस होगा, क्योंकि उनको री इन्फेक्शन हो सकता है पेरेंट्स को, और फिर भी डेथ हो सकती है। तो ये बड़ा इंट्रिकेट मामला है, बहुत ही नाजुक मामला भी बनने जा रहा है अगले वाले थर्ड वेव में। तो थर्ड वेव में हमें अभी से सुरक्षा लगनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि एक्सपोजर को आप टेकन इट ग्रांटेड। लोग अभी 31 तारीख को खुल रहा है, अब देखिए कैसे लोग फिर से वही भगदड़ मच जाएगी और तीसरी वेव जल्दी से जल्दी आ जाएगी, क्योंकि लोग ये घर में बैठे हैं ना, ये पगलाए भरे पड़े हैं, इनको चाहिए मूवी, इनको चाहिए सब्जी, इनको मीट, इनको दूध, इनको कपड़े अच्छे, गहने, इनको शादियां, अभी भागेंगे होटल, एयरप्लेन, ये पगलाए हुए हैं घर में बैठे ना, तो भागेंगे सब, और जब सब भागेंगे तो तीसरी वेव बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये होगा एक्सपोजर का। तो इसलिए बच्चों को आप प्लीज अभी अगले 3-4 महीना बिल्कुल आप सबको राय दीजिए कि अपने सेल में रहें, मिनिमम इंटरेक्शन करें लोगों से, फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें, इन पर्सन मीटिंग्स को, ऑफिस को अवॉइड करें, लोगों से भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं। ये ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे थर्ड वेव से। थैंक यू मैम। नमस्ते सर, मैं शहडोल और अनूपपुर जिले में हमारी संस्था काम करती है। अभी क्या है सर कि बड़े इंटीरियर में जब हम जा रहे थे तो घरों में लोग आइसोलेट थे, क्वारंटीन थे, गांव के लोग, उनकी टेस्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन लक्षण उनके वैसे ही थे। तो वहां आशा कार्यकर्ता वगैरह ने मिलकर उनको क्वारंटीन कर दिया था। पर घरों में जो भोजन है वो बहुत कम है। तो मैंने एक अपनी ओर से काम ये किया कि उनको मल्टीविटामिन बांट दिया, क्योंकि घर में जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कम है, और यदि मल्टीविटामिन थोड़ा मिलेगा तो हो सकता है उनको रिकवर हो। तो ये ठीक है सर, या मतलब बिना एडवाइस के, क्योंकि लोग थे नहीं उस टाइम पे, तो मैंने एक जनरल मल्टीविटामिन। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई के पात्र हैं। चूंकि अभी भी हम कितना भी करें, भारतीय जो डाइट है वो कंप्लीट नहीं होती, कभी भी पूरक आहार की जरूरत पड़ती है, और जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, हमारी डाइट में नहीं होते हैं, स्पेशली गांव के लोगों की डाइट में, और प्रोटीन भी नहीं होती है। तो हमारे पास बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मिलती है वही काम चलाते हैं। तो अगर आप विटामिन दे रहे हैं तो आप मल्टीविटामिन, विटामिन सी में जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ए, तो आप दे सकते हैं। तो क्योंकि वो आप देंगे, मुझे पता है अगर आप कितना भी होगा कितना देंगे, अगर 5 परिवार 4, लेकिन जो आइसोलेट थे हमारे टारगेट एरिया में, है ना, उनको ही हमने दिया। दूसरा सर मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चों को लेकर के, खास करके जो बैगा बच्चे हैं वो कुपोषण की श्रेणी में ज्यादा हैं, तो उनको लेकर के संस्था क्या स्ट्रेटजी ऐसी बना सकती है कम्युनिटी में कि फर्स्ट सिम्टम आए तो हमको पहचानना है या उनको रिफर करना है, तो क्या आपका सुझाव रहेगा कि बेस्ट मतलब स्टेज पे हम उनको, मतलब एक तो हमारा एक चैलेंज है कि हम उनको मरने ना दें, क्योंकि जैसे थर्ड वेव को लेकर के लोग चिंतित हैं और बड़े बड़े विशेषज्ञ इसके बारे में खतरा जता रहे हैं,
तो जहां हम लोग हैं वहां पहला हम क्या काम कर सकते हैं? भाई ये अकेले का बस का काम नहीं होगा, ये एक कोऑर्डिनेशन टीम वर्क होगा जिसमें कि इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे हमारे पास फूड सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट होता है, बिजली विभाग का होता है, तो अभी सभी लोगों को लगाया गया है सरकार ने कि एक साथ काम करने के लिए। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा, जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट जहाँ पे आपूर्ति विभाग है, जो आपको अन्न बांटता है गाँव में, जो कोटेदार होता है, जो लोगों को राशन देता है, उससे भी लगना है कि लोगों को, गरीब लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, उनको उनके घर में राशन। सरपंच को, सेक्रेटरी को गांव के करना है कि लोगों के साथ थोड़ा सा नरमी बरती जाए, उनके घर में राशन मिल जाए। ये सब छोटी छोटी चीजें जो होंगी उनको काम, अगर सरपंच के पास कोई काम है तो अगर वो उसे काम करवा ले, गाँव में अगर कोई आइसोलेशन में है और कोई गड्ढा खुदवा ले या कुछ भी कर ले, उनको पैसे मिल जाए, तो कुछ भी एक क्वांटिटेटिव वर्क होगा। आप अकेले कुछ करेंगे तो बड़ा होगा, तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का भी सहयोग होगा, एनजीओ का सहयोग होगा, सोशल जो सेक्टर के जो और होगा, पीडब्ल्यूडी और जो सप्लाई डिपार्टमेंट, तो ये सब पंचायती राज, आंगनबाड़ी, आशा के पास होता है, उनके पास पूरक आहार की थैली। इस समय कोशिश करिए कि और बच्चों से रोक करके बल्कि इन बच्चों को पूरक आहार की थैलियां पहुंचा दी जाए। बहुत जगह सड़ती रहती है, यकीन मानिए मैं इतने एरिया में जाता हूँ, गांव में बहुत मुझे रुकना होता है, किसी को मिलता नहीं है और कहाँ पे आहार की थैलियां फेंकी जा रही हैं, पशुओं को खिलाई जाती हैं। तो कोशिश करिए वो आहार जो है आंगनबाड़ी से इन बच्चों तक पहुंचा दीजिए किसी तरह से, ये मैं आपको सलाह दूंगा। क्योंकि पिछली बार जो बच गए थे, एक होती है कम्युनिटी स्प्रेड, जो आज झेल रहे हैं वो थर्ड फेज झेल रहे हैं पहले ही। एक होता है ऊपर का लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड, अभी एक कम्युनिटी स्प्रेड में है। और सब मतलब शुरू में ही 2019 के अंत में, दिसंबर में या जनवरी में, जब फरवरी 20 के लोगों ने पहले कहना सोचा कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो वो देश जाएगा। जिन जिन देशों में हुआ, तो जब इटली में लोग मर रहे थे, जब अमेरिका में लोग मर रहे थे, तो हम लोग को लग रहा हमारा तो बड़ी स्ट्रांग इम्यूनिटी, हमें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बड़ा लॉकडाउन लगने के कारण कम्युनिटी तक पहुंचा ही नहीं था। तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ था। एक कम्युनिटी स्प्रेड जो है अभी जो हो रहा आपके पास, अब कम्युनिटी में गया है, और कम्युनिटी के नाते ही जो ये आंकड़ा जो है मौतों का बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर हमारी कम्युनिटी में उन देशों की तरह सिस्टम नहीं है जहां पर उनको आइसोलेशन किया जा सके, जहां न्यूट्रिशन दिया जा सके, जहां ट्रीटमेंट दिया जा सके, जहां ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा सके, जहां पर आईसीयू बनाया जा सके, नहीं है। वो सब उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, सबके पास शहर तक आने की सुविधा नहीं है, सबके पास पैसे नहीं है। तो ये इसीलिए ये फेज, ये वायरस डिफरेंट से गुजरता है। तो पहली जो फेज आई वो इमीडिएटली आई और कंट्रोल कर ली गई, क्योंकि बहुत सारा लॉकडाउन हो गया। दूसरा फेज आया, कंट्रोल कर लिया, अभी लॉकडाउन कंट्रोल करने जा रहे हैं आप। लेकिन ये इंसानी फितरत जो है ना, यही आपको थर्ड वेव जल्दी ले आएगी, क्योंकि इतने महीनों के, सालों के बाद जो भी लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास नौकरी पेशा है, जिनके पास, ये भागेंगे और ये फिर वही गलती करेंगे कि ये भागेंगे और इनके घर में लोग आएंगे काम करने के लिए, ये थर्ड वेव में एक्सपोजर बढ़ाएंगे। तो अर्ली एक्सपोजर जुलाई अगस्त में हो जाएगा थर्ड वेव, देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंसानी फितरत पे बेस करता है ना कि आप कितनी जल्दी अपने एक्सपोज करेंगे। वायरस तो वेट ही कर रहा है, आप आओ, वो तो बैठा हुआ है कि हमको नया शरीर चाहिए। जैसे मेरे शरीर में था, मैं मार्केट में गया, आप एक दिन सभी लोगों को गाजर खाने का मन हुआ, सब गाजर खाने के लिए भिंडी मार्केट और में आ गए, सब्जी मार्केट में आ गए। अब लोग आ गए, मैं तो पहले ही बैठा था, मेरे शरीर में निकलने वाला था, मेरे शरीर से मैंने वहां पर छींका और पूरे मार्केट में लेके गए अपने अपने घर से बाहर। यही होगा। तो आपको ये हौसला रखना है, लोग बताना कि भैया अभी 2 महीना थोड़ा सा रखो कि लोग भागेंगे, उस समय तुम बचे रहोगे। होना तो सबको है, आज नहीं कल होगा, लेकिन एक बैग नहीं होना चाहिए, वरना सिस्टम पे जैसे कभी क्रश कर गया सिस्टम कि सब इकट्ठा अस्पताल में आ गए, तुम्हारे पास बेड ही नहीं है। होगा तो सबको, आज नहीं कल होगा, बट इकट्ठा ना होने पाए, बस ध्यान रखिए। देखिए आएगा, और जो बच्चों में इन्फेक्शन होगा तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे भी हमारे काफी कुछ इन्फेक्टेड हो चुके हैं। आपको भले उसका आंकड़ा नहीं मिलता है, लेकिन बच्चे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसलिए थर्ड वेव बहुत ज्यादा घातक नहीं होगी, ये मैं पहले से आपको इंश्योर कर रहा हूं, क्योंकि मोस्टली अभी चीजें में आपको साइंटिफिक रीजन समझना पड़ेगा क्यों ऐसा। क्योंकि जो थर्ड वेव होगी वो उन लोगों में आएगी जो एक्सपोज, जो बचे हुए हैं हमारी तरह, आप जो अपने छुपे हुए हैं अभी, वो तो वायरस तलाश रहा है उस नई बॉडी को ना। तो बच्चे मोस्टली अभी छुपाए हैं लोगों ने बच्चों को, उन बच्चों को होगा। तो बच्चों में ये वायरस अगर स्ट्रेन नहीं बदला, जैसे कि अभी 3 स्ट्रेन अवेलेबल है, एक जो
टिपिकल वुहान स्ट्रेन था जो आया था चाइना वाला, जो ब्रिटेन का स्ट्रेन आया, फिर इंडिया में जो स्ट्रेन हुआ, और जो भी आंध्रा का स्ट्रेन है B1167, दिस स्ट्रेन इज 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, एक्चुअली 1000 टाइम्स मोर डेंजरस। तो डर इस बात का है कि जो वायरस का बदलता रूप है वो थर्ड वेव तक आते आते क्या बदलेगा, उसको नोबडी नोज कि कौन सा स्ट्रेन उस समय तक आएगा, और वो स्ट्रेन वो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास वेपन नहीं है। हमारे पास कोविशील्ड, कोवैक्सीन है इधर के लिए, जो अभी वायरस है उसके लिए, जो नया आ रहा वायरस स्ट्रेन उसके लिए हमें फिर 1 साल लगेगा, उसके लिए फिर वो पूरी चेन चलेगी, तो उसकी वैक्सीन 1 साल के बाद 2022-23 में आएगी। तो आप कल्पना करिए कि जो अभी नया स्ट्रेन आएगा उससे तो नहीं प्रोटेक्टेड है ना। आपका कुत्ता मंगरू भाई को पहचानता है, भूखता है, अभी एक डंगरू भाई आ जाएंगे तो उनको नहीं पहचानेगा, तो फिर हो गए, उसके लिए फिर नया उसको सिखाना पड़ेगा, फोटो दिखाना पड़ेगा, भाई देख ये भी आएगा, शरीर को बताना पड़ेगा। तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि इतने सतर्क रहिए कि आपको पता है कि एक दूसरा कोई आ रहा है, बिल्कुल निश्चिंत मत होइएगा अगले अभी कुछ दिनों तक। तो थर्ड वेव निश्चिंता को आपको बताती है कि आप निश्चिंत मत होइए, बहुत मस्त मत होइए जैसे पिछली बार हुआ। सेकंड वेव तभी आती है ना, ये वेव तभी आती है जब आप बिल्कुल अपने को, अब तो आपको मुझे नहीं होगा। आपको भाई एक बार एक वायरस था ना, कोरोना का एक स्ट्रेन था ना, जैसे मैं आऊं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरा अभी पहले बेटे से आपको परिचय था हुआ था, आपने उसको झगड़ा किया, उसको पुलिस ने बंद करवा दिया। मेरा दूसरा बेटा तो अभी आपसे मिला नहीं था ना, अभी वो आ रहा है, क्या करोगे फिर? उसको भी आपने किया, तीसरा बेटा खड़ा है, वो आएगा तब क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कई बेटे हैं, ये एक एक करके आएगा, तो हमको बेटर है इससे संबंध ही दूर रखो भाई, इसके और बेटों से। आप ये मत सोचिए कि मैं तो बस उसको जेल बंद करा दिया अब मैं मस्त हो जाऊंगा, नहीं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको कॉन्शियस होना है हमेशा कि तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि ये बोला जाता है कि जो इन्फेक्शन फैलता है वो हवा में, माने आदमी सांस छोड़ रहा है, छींक रहा, खांस रहा, उससे हो रहा। अच्छा, अगर क्या मैं ये समझूं कि वो व्यक्ति अच्छे से मास्क लगाया हुआ है तो वो स्प्रेडर नहीं हो सकता, माने उसके कपड़ों पर लगा हुआ होगा या कुछ और होगा, उससे कोई संभावना नहीं बनती है, ये केवल सांस छींक से ही होती है? जी रविंद्र भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। एक सुना होगा एक दोहा आपने, काजल की कोठरी में कैसे हूं सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। तो ये उस तरह का काजल की कोठरी है, आप कितना भी बचा के रखोगे, कितना भी बचाओगे तो ये कहीं ना कहीं छू जाएगा। तो ये वायरस है जो दिखता नहीं है, एक बहुत फाइन सा पार्टिकल है। तो और ह्यूमन बिहेवियर कोई स्टैच्यू नहीं है, खड़ा कर दिया तो खड़ा। आपको भी आंख नाक में खुजली होती है तो आप जाके रोबोट तो नहीं लाते नाक खुजलाने के लिए। मैं कितनी बार बात करते करते खुजला लिया नाक आपसे। आपको होंठ में कुछ होता है, वैसलीन लगती है या कोई होंठ फटता है तो आप छू लेते हो होंठ को। कभी कभी दांत में कुछ फंस जाता है, हाथ से ही करते हो आप, या आंख को आप क्लीन करते। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है जो आप कोई सोच करता है, क्योंकि आप जैसे हम लोग कैसे काम करते हैं, हम मरीजों के बीच में रहते हैं ना, वहां तो है वायरस हमेशा। हमारे पास आसपास सैकड़ों मरीज पड़े हुए हैं, 540 मरीज हैं, उनके बीच में हम खड़े होते हैं। तो कैसे हम बचते हैं? हमको उस नियम को, उस अपनी आदत को कंट्रोल करना होता है। हम ग्लव्स लगाए होते हैं और हर बार जब जाते हैं तो ग्लव्स निकाल के डाल देते हैं, दूसरा ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने मास्क को बदलते रहते हैं। हम अपने बिहेवियर को, खाने पीना, वहां खाते पीते नहीं है, उस समय तक हम वहां कुछ भी नहीं खाते हैं वार्ड में। तो जब आप अपनी आदत को कंट्रोल करेंगे, ये बिहेवियरल इश्यू है। और वायरस तो आपके कॉलर पे लगा हुआ है, आपके हाथ में, आपके जो भी चीज छुएंगे। आप फोन, ये सबसे बड़ा डेंजरस चीज है, तो बता के रखिए। किसी के फोन को, मैं फोन पे कोई पकड़ाता, फोन पे बात कर लीजिए, मैं नहीं करता। आप स्पीकर पर रखिए, दूर रखिए, या हम बोले हमारा नंबर लीजिए, इस पे कॉल करिए, हम आपका फोन नहीं पकड़ेंगे। फोन सबसे मोस्ट इन्फेक्टेड ये है फोन। अगर आप फोन को बचा लेते हैं तो आधा काम बच जाएगा। और क्या बोलते हैं, आप अस्पताल गए, लोगों से मिले और फोन जाके घर पर रख दिए, बच्चे खेलने लगते हैं। तो प्लीज प्लीज बच्चों को अपने फोन को देने से पहले इसको सैनिटाइज कर लीजिए। इसको, ये पॉलीथीन आती है, पॉलीथीन में रख के तब रखिए अपने पास। जैसे हम लोग पूरे अस्पताल में हम छोटी छोटी पॉलीथीन बांटते हैं, उसमें रख के आप अपने वार्ड में जाइए। तो प्रिकॉशन आपको लेने पड़ेंगे। वायरस से बचने का तरीका कोई नहीं है, एयर में फैलता है, आपने रोक लिया आगे,
लेकिन जब आपने छींके, आदत होती ना, लोग ऐसे मास्क को, आपको बता रहा हूं कैसे लोग बिहेवियर करते हैं। ये है मास्क और मैंने ये मास्क लगाया है, तो क्या करेंगे लोग, जब उनको खांसी आएगी ना तो ये आदत है इंसान की। वो मास्क का पर्पज नहीं समझता, उसको लगता है इसमें खांसूंगा तो मेरा ये, अरे खांस दो तो भाई इसलिए मास्क फेंक दो। लेकिन इतनी अफोर्डेबिलिटी सबके पास नहीं है, मेरे पास इतने मास्क हैं लेकिन सबके पास नहीं है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं, एयर में जाता है ये 10 मीटर तक, अभी 10 फीट तक लोग बताते हैं, अभी आ गया है नई रिसर्च। जनरली पहले 6 फीट तक था कि 6 फीट तक इसका वायरस होता है। जो हम छींकते हैं, बोलते हैं, तो वो पार्टिकल होते हैं, उस पार्टिकल पे वो एयर जो क्या कहते हैं, पानी का पार्टिकल नाक से और मुंह से निकलता है लार का, उस पे ये उस सरफेस पे बैठा रहता है, इसके थ्रू आप तक जाता है। ये आपके हाथ पे छींक दिया किसी ने, आपने अपना हाथ लगाया तो ये सरफेस पे कोई कंटामिनेट करता है, फोमाइड के थ्रू, फिंगर के थ्रू, फ्लूइड के, आपने एक गिलास पिया, आपने, आपका होंठ यहाँ पर मार्जिन पे लगा, आपने पिया, दूसरे ने पिया उसे, आपने कोई ऐसी चीज यूज की, दूसरे ने यूज किया। तो इसीलिए आप किसी का सामान नहीं यूज करना है, किसी से दूर, बहुत करीब नहीं बैठ के मीटिंग करनी है, कोई भी कितना भी प्रिय हो उससे बोलिए भाई थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हार्ड बनना पड़ेगा। तो बचने के लिए कभी कभी चीजें करनी पड़ती हैं, किसी को नाराज भी करना पड़ेगा, बहुत बार नाराजगी, इतना नाराजगी मैं अपने ऑफिस में झेलता हूँ कि सर आप तो अपने रूम में भी सिटकनी लगा के बैठे रहते हैं। अभी आप देखेंगे मेरे रूम में पूरे चारों तरफ देखिए, पूरा रूम बंद, मेरा चारों तरफ देखिए क्लोज कर रखा हूँ। तो क्या होता है, मैं अपने रूम को हमेशा बंद कर रखता हूँ, जरूरत हो तो फोन बात करिए, वीडियो कॉल करिए। तो ये प्रिकॉशन आपको अपने लेवल पे लेने हैं। वायरस को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि वो उसको कंट्रोल, आप अपने कंट्रोल करिए। दिस इज द बेसिक फेनोमेना इन दिस मैनेजमेंट ऑफ द कोविड। अच्छा, अभी आपने खांसने छींकने का बोला, हम भी काम करते हैं, कभी छींक आ जाती है तो हमने तो हटाया नहीं मास्क, तो क्या फिर वो मास्क, अभी आप कुछ बोल रहे थे कि हटा, माने बदल देना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो मुझे समझ में नहीं। आपको जनरली आप मास्क पहन रहे हैं ना, आपकी छींक आया तो वो वैक्सीन वहां पर, वो एटलीस्ट दूसरे को तो आपने नहीं बोला, अब आपको शाम को बदलना है मास्क ना, आपको लगता है आपने बहुत छींका है या खांसी की है तो आप मास्क को निकाल फेंक दीजिए। जिसे मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे छींक नहीं आई है या मुझे खांसी नहीं हो रही है तो मैं उसको शायद दोबारा पहन सकता हूँ, लेकिन जो अगर है तो हम क्यों उसको पहनेंगे। इसीलिए जनरली लोगों को छोटे वाले मास्क, देखिए कई तरह के मास्क हम लोग यूज करते हैं। आप जैसे देखिए, आपको भाई एक कलरफुल मास्क दिखा रहा हूँ, एक मास्क है, देखिए दूसरा कलरफुल मास्क है, अभी मैंने आपको एक N95 बताया। तो हम कई कलर, हमको जब बात करना, हमने अपने लिए कोड बना रखा है कि मैं जब पब्लिक में जाऊंगा तो इससे पहनूंगा, जब ऑफिस में अपने दोस्तों से मिलूंगा इससे पहनूंगा, और जब मैं अपने बहुत मित्रों के क्लोज रहूंगा तो इसको पहनूंगा। कितना सेफ हूं, कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको, बहुत प्लान करना पड़ेगा। दिस द होल थिंग ऑफ प्लानिंग। आप केवल ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि हम एक ही मास्क लगाएं और उसी तरह व्यवहार सबसे करेंगे। हम अपने परिवार में मास्क लगाते हैं तो हम पता है, हम जानते हैं अपने परिवार को, तो वहां पर हम पतला वाला मास्क लगाते हैं, जो सर्जिकल मास्क 5 रुपए वाला, मुझे पता है कि मिनिमम चार्ज, हम बच्चों को अगर खांसते हैं तो वो ना जाए, बस प्रिवेंशन उसका है। तो कई लेवल पे मैनेजमेंट है, वो हम यहाँ पर पूरा डिटेल नहीं, इसकी अलग अलग सेशन है। हम केवल मास्क पे लेक्चर लेते हैं, हाउ टू पुट मास्क, हाउ टू डिस्कार्ड इट, हाउ टू, वो अलग ही सेक्शन है वो, तो उस पर डिटेल में इतना नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक सवाल था मास्क के ऊपर है कि जैसे अपन ने मास्क वॉशेबल भी होते हैं, तो जैसे अपन ने यूज किया और शाम को लाके उसको फिर कोई भी साबुन में डाल के और वॉश करके सुखा लिया और फिर यूज किया, तो फिर उससे कोई दिक्कत है क्या? मैम साथ में वो कपड़े वाला मास्क का भी अगर थोड़ा सा बता दें। लोग कपड़े यूज करते हैं, आप सभी लोग कम्युनिटी में काम करते हैं, एक दिन आज जहां भी आप हों, जिस जगह पे हों, 10 मिनट के लिए थोड़ी दूर पे खड़े होकर लोगों के व्यवहार को देख लें, आपको समझ में आएगा कितने तरह के मास्क होते हैं। लोगों के मास्क नहीं हो गए, नास्क हो जाते हैं, वो माथेस को हो जाते हैं, वो ढूढ़ी मास्क हो जाते हैं, गले मास्क हो जाते हैं, कर्ण मास्क हो जाते हैं, वो लटकाए रहते हैं। इट्स लाइक देश जस्ट मजाक समझ रखा है। मास्क की यूनिफॉर्मिटी नहीं कोई है, लोगों को पता नहीं है कि मास्क लगाते कैसे हैं। वो जब भी मास्क लगाएंगे तो वो लटका हुआ है, वो फॉर्मेलिटी मत करिए, और यही फॉर्मेलिटी जो कर रहे हैं वही स्प्रेड कर रहे हैं। उनको लगता है सब्जी बेचने वाला लटका कर रहा, हम सब्जी नहीं लेंगे भाई, तू जा अपना। फल वाला नहीं लेंगे, आप फल सब्जी उस जगह से मत लीजिए जो अस्पताल के आसपास हो। तो मास्क लगाना एक कला है, मास्क लगाना और उसको मैनेज करना। अब क्या आप देखिए आजकल रोड किनारे कितने मास्क पड़े हुए हैं, आप अपनी कार से चलते हुए मास्क फेंक दे रहे हैं, बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।
आपके मुंह से निकल के कहीं कूड़े में पहुंच गया, तो उसके लिए तरीका है, आपको थोड़ा सा घर पे ब्लीचिंग पाउडर में उसको साफ करके तब फेंकिए। आपको, जैसे मैडम ने, मंजरी ने कहा कि आपको इसको वॉश कर सकते हैं, आप ऐसे क्लॉथ यूज करें कॉटन वाले जिनको आप वॉश कर सकते हैं। आप 10 रुपया 20 रुपया मीटर के छोटे कपड़े आते हैं कॉटन के, उनको मंगा लीजिए, काट लीजिए। अगर पैसे नहीं है उनको बताइए, हम लोगों ने बंटवा देते हैं ऐसे। बहुत से लोग बने बनाए मास्क आते हैं, उसको ले लीजिए। लेकिन वॉशेबल मास्क डिफरेंट है, क्योंकि लोग वॉश नहीं करते हैं। आप देखिए, काले पकड़ के हाथ रगड़ रगड़ के उसको काला हो जाता मुंह पे मास्क को, लेकिन वो फिर भी उसी को दिखाना पुलिस से बचने के लिए ना, वो कोरोना से नहीं बच रहे हैं, वो पुलिस के लिए बच रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, जब आप मास्क को पुलिस के लिए पहनेंगे, मास्क को दिखाने के लिए पहनेंगे, तो मास्क को कोरोना के लिए पहनना, तब आपको समझ में आ जाएगा इसमें। और ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन है जो आपको सबको करना है। तो ब्लैक फंगस पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ब्लैक फंगस क्या है? जब हम ट्रीटमेंट किसी कोविड होता है तो क्या होता है कि हमने वो शरीर की बहुत सारी इम्यूनिटी को कम करता है, और उस समय आपको स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड के नाते आपकी इम्यूनिटी फर्दर लो होती है, और जब शरीर की इम्यूनिटी लो हो जाती है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की जन्म होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो होते हैं जो जिनके स्पोर्स, जिनके कण आपके शरीर के आसपास पहले से ही रहते हैं। आपने कभी देखा होगा घर में बासी रोटी, अब तो नहीं होती है, लेकिन बचपन में हमने देखा है कि अगर रोटी कहीं बनाते थे, हाथ वाली मोटी रोटी रख देते थे, बरसात हो रही तो उस पर काला काला फफूंद लग जाता था। वो जो फफूंद लगता है ब्रेड पे आप रख देते हैं, फफूंद लग जाता है, या कहीं भीगा हुआ चमड़े का जूता रखा, देखिए उस पर काले फफूंद लग जाता है, तो उसे बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस। एक तरह का फंजाई होता है, एक कवक होता है, और ये कवक जो होता है, फंगाई जो होता है, फंगस जिसे बोलते हो, ये एक सामान्य सा जीव है जिसके लिए बहुत सारी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, ट्रीटेबल है। लेकिन क्या होता है, जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपके अंदर स्टेरॉइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ये एक दूसरा होता है व्हाइट फंगस, जिसे म्यूकर अल्बिकेंस कहते हैं, कैंडिडा अल्बिकेंस। अल्बिकेंस मतलब होता है सफेदी, कैंडिडा एक तरह का म्यूकर वो भी फंगस है। तो दो होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब बॉडी की कमी होती है, आपने देखा ल्यूकोप्लेकिया होता है मुंह में, सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो क्या है, वो उसी का है, कैंडिडा का। वो उसे कैंडिडियासिस बोलते हैं, मुंह में हो जाता है, या हाथों में पैरों में छाला पड़ जाता है, या औरतों के प्राइवेट पार्ट में आप देखो बहुत कॉमन ये इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, उसे कैंडिडियासिस। तो वो कहता है दही की तरह, वो कंप्लेन करती हैं कि दही की तरह पानी आता है। तो ये जो कंप्लेन पहले से हमारे शरीर में है, ये वायरस, फंगस। और म्यूकरमाइकोसिस जो है एक तरह का बहुत ही इन्वेसिव काम करता है। जैसे इम्यूनिटी करती है तो ये नाक की हड्डियां खाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन खाता है, पहले नाक पे आएगा, मुंह पे, तो ये पूरा जबड़ा और आंख तक जाता है, और आंख पे जाता है जो भी सॉफ्ट टिश्यू से खाता है बहुत क्विकली। तो आई बाल सबसे सॉफ्ट होता है, जो आंख होती है वो बहुत नरम होती है, तो ये सीधे नाक के एक नली जाती है, जो लक्रमल ट्यूब होती है, उसके थ्रू पहुंचता आंख में, और आई बाल को ये खा जाता है, और पूरी जल्दी से फैलता है, इसलिए आंखें निकालनी पड़ती है। और यही किसी दोनों आंखें निकाली गई। अभी आपको इतने केसेज मिलेंगे अभी इस समय, हजारों की संख्या में, जिनकी आंखें निकालनी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम ही नहीं देता आपको, विद इन इतनी तेजी से फैलता है, क्योंकि आपके पास इसके लिए इलाज है, एम्फोटेरिसिन बी एक दवा है, वो शॉर्टेज हो गई है, वो मिलती नहीं है दवा। तो क्या होता है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में जो भी दवा अवेलेबल हो, फ्यूकोनाजोल, माइकोनाजोल, जो भी एंटीफंगल हो, कम से कम कुछ तो रोकेगा। तो जो भी एंटीफंगल दवा हो वो दीजिए, क्योंकि ये डेंजरस चीज है, इम्यूनिटी से कम स्टेरॉइड के इस्तेमाल से होती है, और इसीलिए कहते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड मत यूज करिए। किसी से फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए। स्टेरॉइड को डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं, दुधारी तलवार बोलते हैं, कि ये बहुत अच्छा आराम करती है, कोविड से ठीक भी करती है, तो कोविड के बाद म्यूकरमाइकोसिस भी देती है। तो इसको बहुत बचा के यूज करना है, ध्यान रखिएगा। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें, इस बीमारी में आपके स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, मुंह की टेस्ट बड्स, आपकी स्मेल की जो इशू है, और लार, ये तीनों चीजों की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे खाने जो कि ज्यादा सरफेस में फैलते हों, जैसे गर्म चीजें, तो आपको गर्म चीजें जिनमें कि ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो, जैसे कि सिरका हो गया, अचार हो गया, पापड़ हो गया, या नमकीन हो गया, वो चीजें जो आपको ज्यादा साल्टी लगती हैं, जो टेस्ट होता है, तो वो देंगे,
तो क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने पाएगी। वरना बहुत मन कम करता है, भूख कम लगती है, कि लार नहीं बनती है, स्वाद नहीं आता है, कोई पता नहीं लगता है, तो आपको खाने का मन नहीं करता है। तो पहली बात तो लिक्विड डाइट बेस ज्यादा हो जाए तो अच्छा है, प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा हो, फैट और शुगर अवॉइड करना है। ध्यान रखिएगा 2 चीजें खाने में, शुगर कम से कम करिए, जितना कम हो, चावल कम खाइए इस समय, आलू कम खाइए इस समय, जबकि अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत का अन्न वही है गरीबों का, क्या कर सकते हैं। लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम हम शुगर का इस्तेमाल करें, स्टार्च का कम से कम प्रयोग करें, ज्यादातर हम प्रोटीन का, मिनरल्स का, विटामिन का, पानी का, लिक्विड का, इसका इस्तेमाल करें। तो डाइट बच्चों की आप कर रहे हैं, उनमें भी आपको डाइट में परिवर्तन नहीं होगा कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कुछ भी खाए, लेकिन मल्टीपल डाइट दीजिएगा। अभी कोरोना में अक्सर हम फेल इसलिए हो जाते हैं, कम हो जाता है, हमको लगता है कि 3 टाइम जो नॉर्मली खाते थे वैसे लंच हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, डिनर कराएंगे। नहीं, प्लीज यहाँ पर 5 से 7 डाइट दीजिए। थोड़ा सा बिस्किट दे दिया, आधा गिलास पानी दे दिया, हो गया। थोड़ा सा आधा ब्रेड दे दिया, मक्खन लगा दिया, रख दिया, हो गया। चाय दे दिया, थोड़ी सी कॉफी दे दी, हो गया। आधा गिलास जूस दे दिया, हो गया। ऐसे ऐसे मल्टीपल 7-8 बार में खाना खिलाइए, और थोड़े थोड़े जो भी हो, तो क्या होगा, बॉडी में रेगुलर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और गैस्ट्राइटिस नहीं होगी, और जो अपच होती वो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, मल्टीपल डाइट, लिक्विड डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, और स्लीप लेना बहुत जरूरी है। आप अच्छे सीरियल्स देखिए, कॉमेडी सीरियल्स देखिए, हंसाने वाली मूवीज देखिए, ठीक है, अच्छे नॉवेल कॉमिक्स पढ़िए, अपने परिवार के साथ बैठ के टाइम बिताइए, जो पुरानी एल्बम खोज लीजिए अपने पुराने समय की, उन पे बहस करिए अपने पुराने चीजों में। तो आपको जो चीजें अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट देती हो, आप वो न्यूज अवॉइड करिए जिसमें मौतें दिखाई जा रही हैं, बार बार वही टीवी पे मरने की खबरें दिखाई जा रही है, उससे बचिए। तो ये सब खाने के साथ ये बहुत एसोसिएटेड चीजें हैं, जो कि खाते समय हम टीवी देखते हैं, खाते समय हम मोबाइल पे देख रहे हैं, और वहां पर म्यूजिक होगा, तो क्या होता है, बॉडी में ऑलरेडी वो इस तरह का हार्मोन बनता है जो आपके भोजन को प्रॉब्लम करता है। तो ये सब का एसोसिएटेड चीजें हैं, खाने का संबंध नींद से भी है। तो ये सब अगर मेंटेन और बैलेंस करेंगे तो खाना आपका बिल्कुल सही रहेगा, और मरीज आपका बहुत जल्दी रिकवर होगा। हमारा जो वैक्सीन रूटीन सिस्टम था ना बच्चों को केयर करने का, एनसी विजिट का, वो सब टूट चुका है अभी। तो क्या होगा, जो नए बच्चे आएंगे वो ज्यादा वल्नरेबल होंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि उनका जो रूटीन चल रहा था, ना उनको पोलियो का टीका लग पा रहा है, ना उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर हो पा रहा है, ना उनकी एनसी विजिट हो रही है, ना उनको प्रॉपर उनकी माँ को न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो जो नए बच्चे पैदा होंगे डेफिनेटली आपके ऊपर बर्डन पैदा करने वाले हैं, और इनके ऊपर जो खतरा होगा वो रियली चिंताजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सूर्या बाली, और काफ़ी सरल ढंग से आपने जिस प्रकार का बताया है, और उदाहरण जिस प्रकार का आपने पूरे ज़मीन से जुड़े उदाहरणों को जोड़ते हुए आपने चीज़ों को बताया है, तो हम समझते हैं कि काफ़ी हमारे लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ समय शायद सिंक इन करने का एक समय लगेगा, क्योंकि वो समझ बनने में भी और एक्सेप्ट करने में अपना एक टाइम लगता है। तो होपफुली हम लोग उसको करेंगे और अपने हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी बहुत सारी बातें फिर से नहीं निकलेंगी जो हम नहीं समझ पा रहे, तो हमें ज़रूरत होगा, जैसा आपने अपने आप को अवेलेबल किया है, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा कनेक्ट कर पाए। जैसा सत्या जी बोल रहे हैं कि 15 दिन जो भी होगा विल डिसाइड ऑन दैट, एंड टॉपिक को भी हम लोग और कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हम एडिक्वेट चर्चा कर पाए। और मुझे लगता है कि ये आज का सेशन काफ़ी लाभदायक रहा होगा। और जो MPSDI, इसमें प्रधान और MPSDI हमारा मध्य प्रदेश सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऐसा नाम का एक नेटवर्क है जिसमें CSO पार्टनर्स हैं। तो इसमें तापस दास जी हमारे चेयरपर्सन होते हैं इस नेटवर्क के। तो मैं उनका भी काफ़ी धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने साथियों को बुलाया, उनको मोबिलाइज किया है। और मैं समझता हूं कि इन बातों को हम अमल कर पाएंगे और काफ़ी तैयारी के साथ कम्युनिटी में जा पाएंगे, और नेक्स्ट बार के लिए अपने और सवालात तैयार रखेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो मेरा आप सभी बाकी लोगों से अनुरोध होगा कि आप अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक थोड़ा हम लोग को दें, क्या चीज़ और हम कर सकते थे, करना चाहिए था, और क्या अच्छा रहा, सो दैट हम सभी उससे लाभान्वित हो पाएंगे, डॉक्टर बाली भी लाभान्वित हो पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली आप रविंद्र भाई, आप और प्रधान को और सभी साथियों को बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच दिया, मैं अपनी बातों को शेयर कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।